कहा गया है कि रस से परिपूर्ण होने के कारण पृथ्वी को रसा कहा गया है, और रसीले वाक्य उच्चारण करने के कारण वाणी का नाम है रसना, और रस की जन्मदात्री देवी सरस्वती मानी गई है, और सरस्वती की जिस पे कृपा होती है वो होता है कवि, वो करता है कविता। तो कविता क्या है? रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रस वाला वाक्य ही कविता है। मगर आज के समय में कविता शब्दों की मशाल है, नैराश्य के तमस में उजालों का दस्तावेज है, विडंबनाओं, विद्रुपताओं, विसंगतियों के विरुद्ध विद्रोह है कविता। कविता आशाओं का उद्घोष है, आलोक की दीपशिखा है, चेतना की देहरी है, और जागरण का दिव्य द्वार जहां से सदा सृजन की शुरुआत होती है। तो ये कवि सब सृजन करते हैं, अर्जन नहीं करते हैं। साहित्य एक ऐसी चीज है, इसका सृजन किया जाता है, अर्जन नहीं किया जाता है। और जिसका सृजन किया जाता है वह सृजन हमेशा विद्यमान रहता है। आज तमाम यहाँ देश के आया आपके क्षेत्र के बम्बई से या पालगढ़ से और आपके तारापुर से जितने भी यहाँ कवि हैं, उन कवियों का काव्य पाठ होगा, और अंत में हम संजय छोत्री जी तक पहुँचेंगे इस कवि सम्मेलन का काव्य शिखर रखने के लिए। इसके पहले हम सब कवियों को आपको सुनना पड़ेगा। संजय छोत्री जी को हम अंत में सुनाएंगे, और आज का क्योंकि इस कवि सम्मेलन को इतना विशाल रूप देने का अगर श्रेय जाता है तो वो हमारे संजय जी को जाता है। 50 वर्षों से ये साहित्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शासकीय सेवा में भी इनको 37 साल हो गए, और कहा जाता है कि आदमी वृद्ध होता है तो शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है, मगर साहित्यकार जितना अधिक वृद्ध होता है उसकी कविताएं उतनी जवान हो जाती है। आज संजय जी निश्चित रूप से एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, और जो साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया है, इस योगदान को वो आगे बरकरार रखेंगे। अभी तक तो उनको समय नहीं मिलता था, मगर अब ये वो स्थिति हो गई है कि उन्होंने सरस्वती के इस मंदिर में संपूर्ण रूप से अब साहित्य की सेवा करने का एक अवसर माँ सरस्वती उन्हें प्रदान कर रही है। मैं चाहता हूँ कि आप सबकी शुभकामनाएं उनको मिलें। ताली बजाकर उनके सम्मान में मैं 2 पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ कि ये नए जीवन की शुरुआत होती है, कि आपके जीवन में हरदम निखार आए और गुलशन भी हो परेशान, इस कदर बहार आए। अब क्योंकि माँ सरस्वती की वंदना से काव्य पाठ करेंगे, सरस्वती हम किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं माँ सरस्वती की वंदना से, और माँ सरस्वती की वंदना के लिए हम शुक्ला जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वे आएँ और माँ सरस्वती की वंदना करें। श्री शुक्ला जी। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, और आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित किया गया है मुझे। एक सरस्वती वंदना सुन लीजिए। जय कला रूपा ज्ञान कर दूता, जय कला रूपा ज्ञान कर दूता, देव वंदित विश्व पूजित जयति सुर भूपा हो। ज्ञान के आयाम व्यापकता तेरी दर्शा रहे, शास्त्र तेरे रूप में
विद्या सुधा बहा रहे, ज्ञान के आयाम व्यापकता तेरी दर्शा रहे। शास्त्र तेरे रूप में विद्या सुधा बहा रहे। वेद की ऋचाओं को तूने ही तो विस्तृत किया, तेरे माध्यम से ही दर्शन कृष्ण ने प्रस्तुत किया। हो आखिरी बंद सुन लीजिए, समय की बड़ी पाबंदी है। गद्य में और पद्य में तू ही निहित साहित्य में, काव्य के हर रूप में तू नाट्य में तू नृत्य में। गद्य में और पद्य में तू ही निहित साहित्य में, काव्य के हर रूप में तू नाट्य में तू नृत्य में। है विधा सज्जित तेरी नटवर पे और नटराज पर, तू कला बनकर बसी है देवी मेरे चित्त में। हो जय कला रूपा ज्ञान कर दूता, देव वंदित विश्व पूजित जयति सुर भूपा। एक जानकारी, जो लोग आदरणीय श्रोत्री जी को जानते हैं उनको, वो लोग तो बहुत अच्छे से इस बात का संज्ञान रखते हैं, लेकिन कुछ नए लोग हैं और जो बाहर से लोग आए हैं उनको एक छोटी सी बात बता दूं कि आदरणीय श्रोती जी ने एक नियम, स्वनिर्मित नियम, उसका आजीवन पालन किया है। वो नियम इतना सा है कि जब कभी भी वो मंच से काव्य पाठ करते हैं तो माँ सरस्वती की वंदना और उसके बाद वीरों की वंदना के बाद ही अपना काव्य पाठ करते हैं। ये नियम का आजीवन इन्होंने पालन किया है। डॉक्टर जी, ये बहुत बड़ी बात है। और जब आज का ये सारा कार्यक्रम उन्हीं के सम्मान में हो रहा था तो यही विचार किया गया कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी उस नियम के अनुपालन से हो। अतः सरस्वती वंदना के बाद मैं वीरों के लिए कुछ शब्द आपके सामने रखता हूं। ये बिल्कुल नवजात कह लीजिए, तो मुझे अभी तक स्मरण में नहीं है पूरी, मैं क्षमा चाहता हूं इसके लिए। और वैसे भी मैं जिस तरीके की रचना मुझसे होती हैं वो मैं इस स्कूल से नहीं, श्रोत्री सर ये आपके स्कूल से कुछ प्रयास किया है। मैं वीरों के बारे में तो वंदना नहीं कर सकता, वो बहुत बड़े और जो सरस्वती पुत्र होते हैं वो लोग लिख सकते हैं। मैंने कुछ प्रयास किया है वीरों की अवस्था के ऊपर, वीर गति के ऊपर, तो मैं वीर गति को वंदना करता हूँ। वीरों की वंदना तो बहुत बड़े लोग करते हैं, उसके लिए शब्दों का बहुत ज्ञान चाहिए। सुने। पूर्ण प्रण हो गए, आर्द्र मन हो गए, पूर्ण प्रण हो गए, आर्द्र मन हो गए, गर्व और अश्रुपूरित नयन हो गए, गर्व और अश्रुपूरित नयन हो गए,
माँ के आंचल हो या गमछे हो बाप के, माँ के आंचल हो या गमछे हो बाप के, बन तिरंगा बदन के कफन हो गए, बन तिरंगा बदन के कफन हो गए। और एक बात है कि हम आप इस राष्ट्र का हर एक नागरिक राष्ट्र सेवा अपने अपने हिसाब से करता है, अपना अपना योगदान देता है राष्ट्र हित में। कोई जीडीपी पढ़ा रहा है, कोई अन्नदाता किसान है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यहाँ तक कि हम लोग भी यहाँ जो बैठे हुए हैं, हमारे विभाग का बोध वाक्य है राष्ट्र की सेवा में परमाणु। सब अपने अपने हिसाब से देते हैं, अपना योगदान देते हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी है जहां सारी सेवाएं राष्ट्र के प्रति, सारा समर्पण जाकर नतमस्तक हो जाता है। मैंने पंक्तियों के माध्यम से उसको प्रकट करना चाहा है, सुनिएगा। राष्ट्र हित में जतन हर किसी ने किए, राष्ट्र हित में जतन हर किसी ने किए, ज्ञान कौशल यथाशक्ति अर्पित किए, ज्ञान कौशल यथाशक्ति अर्पित किए, सेवा और त्याग के, सेवा और त्याग के जितने गौरव थे सब, सेवा और त्याग के जितने गौरव थे सब, वीरों की गति की शरण हो गए, वीरों की गति की शरण हो गए, पूर्ण प्रण हो गए, आर्द्र मन हो गए। जय मां भारती। मैं अमित कुलश्रेष्ठ जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वे अपनी कुर्सी सहित मंच पर आने का कष्ट करें। हमारे नगर के यहाँ क्षेत्र के बहुत अच्छे कवि हैं, हमें उनको भी सुनना है और वो हमारे सामने बैठकर हमें सुने, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाहता हूँ एक बार आप तालियां बजाकर उन्हें अनुमति दें। आइए, अपनी कुर्सी पे लेते आइए और यहाँ विराजमान हो जाइए, क्योंकि आपको भी काव्य पाठ करना ही है। आगे आइए आइए आइए, क्रम चलेगा और ये हमें चौधरी जी तक पहुँचना है। उसके पहले सब कवियों को आपको सुनना ही है और मैं चाहूँगा कि हम संचालन में भी ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, ताकि आप सब कवियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुन सके। और क्योंकि मुझे ये बात बताया गया है कि चौधरी जी का जब कोई कार्यक्रम होता है, कवि सम्मेलन होता है, तो सरस्वती वंदना के बाद वीर रस का काव्य पाठ किया जाता है। अब क्योंकि वीर रस के कवि तो चौधरी जी हैं, बड़े कवि हैं, वीर रस में उनका बड़ा योगदान है। मैं तो हास्य व्यंग का कवि हूँ, मैंने वीर रस की कविताएं भी लिखता हूँ, परंतु सुनाने का मुझे कभी अवसर ही नहीं मिलता। अवसर क्या, हम लोग हास्य व्यंग सुनना चाहते हैं, परंतु यहाँ की एक परंपरा है, उसका निर्वाह करना भी बहुत जरूरी होता है कि जब सरस्वती वंदना हुई तो कुछ वीर रस की कविताएं भी होना चाहिए। मैं कुछ चार पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूँ, यदि आप इजाज़त दें तो। अभी आपने देखा है कि हमारे वीर पुरुषों का कितना अपमान किया जा रहा है। ऐसे राणा सांगा के बारे में कहें या राणा प्रताप के बारे में कहें या हमारे देश के वीर शिवाजी के बारे में कहें, जिन्होंने देश की धरती के लिए अपने जान न्यौछावर की, उन्होंने अपना सब कुछ बलिदान किया है। उनके सम्मान में हमें कुछ कहना चाहिए। उनके अपमान में अगर कोई शब्द बोलता है, ये हमारे देश के लिए भी अच्छी बात नहीं है, उन नेताओं के लिए भी अच्छी बात नहीं है
जो इस देश का नमक खा रहे हैं, इस देश की वंदना करना चाहिए, आलोचना नहीं करना चाहिए। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि जहां केसरिया बाना पहन बाजी लगा दी जान की, कि जहां, आपकी अनुमति से सुना रहा हूं, कि जहां केसरिया बाना पहन बाजी लगा दी जान की, जहां गाथा गाई जाती है हाड़ी रानी के शीशदान की, अरे जहां जौहर कर लाज रखी जिसने रजपूती शान की, मुंड कटे और रुंड लड़े वो माटी है हिंदुस्तान। उन ऐसे वीर पुरुषों के लिए अगर कोई शब्द कहता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। हम किसी की आलोचना नहीं करते कि हमारा राजनीति से कोई संबंध नहीं है, मगर जब कोई ऐसी बात करता है तो कहना चाहता हूं कि हम क्या एहसान चुकाएंगे पन्ना भाई के बलिदान का। विश्व में ऐसी कोई नारी हुई है जो दूसरे के बेटे को जीवन दान देने के लिए अपने बेटे की बलि दे दे? अरे हम क्या एहसान चुकाएंगे पन्ना भाई के बलिदान का, हम क्या एहसान चुकाएंगे भामा शाह के दान का, हम क्या एहसान चुकाएंगे राणा के गौरव गान का। घास फूस की रोटी खाकर जिसने, घास फूस की रोटी खाकर जिसने अपना जीवन बलिदान किया है। क्योंकि मैं वीर रस पढ़ता नहीं हूँ, इसलिए मैं कहा कि मैं लिखता जरूर हूँ पर उनको सुनाने का काम नहीं पड़ता है, इसलिए मैं भूल जाता हूँ कि मुझे क्या पढ़ना है। मैं तो हास्य व्यंग्य के, अच्छा कविता लिखना कोई आसान काम नहीं है, कविता लिखना बहुत ही कठिन काम होता है। उस कठिन काम को हमारे सारे कवि करते हैं। और बर्फ जब पिघलती है तो सरिता का जन्म होता है, पाप घट झलकता है तो सीता का जन्म होता है, और रोते रोते आंख के आंसू जब जुबां पर आ जाए तब कहीं जाके कविता का जन्म होता है। अच्छा कविताएं कई रसों में लिखी जाती है, मैं उस रस हैं, उसमें हमारे वीर रस के कवि हैं, कुछ गीतकार हैं और कुछ हास्य रस के कवि भी यहाँ उपस्थित हैं। वैसे हंसना विधाता ने इंसान की किस्मत में लिखा है। आपने कभी जानवर को हंसते हुए नहीं देखा होगा, देख भी लें तो समझना कि वो इंसान हो रहा है, और किसी इंसान को आप हंसते हुए नहीं देखें तो समझना कि ये जरूर जानवर हो रहा है। वैसे हंसने हंसाने के लिए हास्य कवि होता है, रुलाने के लिए तो अपने रिश्तेदार ही बहुत हैं। अच्छा आज के समय में हंसना बड़ा कठिन काम है। झील पर बादल बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, कुछ आशिकों फकीरों पागलों को छोड़कर कौन खुलकर हंसता है हमारे देश में। और जो हंसता है वह स्वर्ग नहीं जाता है, बल्कि जहां जाता है वहां स्वर्ग बना देता है। अच्छा हंसने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, ये आसपास ही बिखरा रहता है हास्य, वो उसमें से हास्य निकल आता है। मुझे याद आ रहा है कि वो आती रही जाती रही, प्यार समझ बैठे, जिस दिन नहीं आई उस दिन रविवार समझ बैठे। तो हमारे बीच में एक हास्य के बहुत अच्छे कवि हैं, मैं भी जो कि पहली बार सुनूंगा। अमित शिव शंकर जी दुबे हैं, पालघर के हैं, पत्रकार भी हैं और बड़े साहित्यकार भी हैं। इसके अलावा कई विधाओं में कविता लिखते हैं, पत्रकारिता से उनका बड़ा करीब का संबंध रहा है। पर आज हास्य व्यंग्य की कविता लेकर आपके बीच में उपस्थित हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि पूरा सदन उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। आइए आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ, हाथ पीछे करके। सब लोग जोड़ के करते हैं, मैं पीछे करके करता हूँ क्योंकि कोई लालच है नहीं। ताली बजाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बजाएंगे तो भी मैं आया हूँ तो गा के ही जाऊँगा। सुनेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो अपना सुनाऊँगा ही। 10 मिनट का समय मिला है, 15 मिनट भी बोल सकता हूँ। और अगर ज़्यादा तालियां बजती रहेंगी तो 20 मिनट भी बोल सकता हूँ। और अगर आप नहीं बजाएंगे तो कैसे बजवाना है वो भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरी उम्र 50 साल से ऊपर हो गई है, सर के बाल झड़ गए हैं, लेकिन उमंग वही है। मैंने अपनी जवानी में धमकची जब मैं पढ़ता था, आज तक किताब में गुलाब का फूल नहीं रखा था, लेकिन आज रखा हूँ। आप समझ सकते हैं मैं किस विधा का कवि हूँ।
मुझे आज तक खुद ही समझ में नहीं आया कि मैं किस विधा का कवि हूँ। मैं कवि भी हूँ या नहीं हूँ मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन कुछ शब्द लिखता हूँ तो आपको अच्छा लगता है तो लोग कहते हैं कि ये कवि है। हालांकि कलम से मेरा नाता है। मैं अध्यापक था और दुनिया में 2 ही कवि या 2 ही नेता आगे बढ़े जो अध्यापक थे। जितने भी कवि आज दुनिया में चल रहे हैं, धमचक जी आपको मालूम होगा, सब अध्यापक ही हैं। चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे हरिओम पवार जी हो। अब आपके बारे में मुझे नहीं मालूम, बाद में बात करूंगा तो पता चलेगा। अगले मंच में फिर मैं आपके बारे में भी बताऊंगा। और जितने भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने पहले मास्टर ही थे। तो जितने मास्टर थे वो अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे कवि होते हैं, अच्छे अच्छे संस्कार, अच्छे अच्छे विचार सिखाते हैं। मैं आदरणीय रेणु दीदी का नमन करता हूँ। यहाँ पे वाई.के. शर्मा साहब बैठे हैं हमारे वरिष्ठ, उनका नमन करता हूँ और आपको कुछ अच्छी बातें बताता हूँ। जो काम दुनिया में कोई नहीं करता वो कवि करते हैं। जैसे आपको मैंने बताया, गुलाब का फूल जवानी में नहीं रखा होता तो शायद बाल झड़े नहीं होते। अभी रखा, अब रखने का कोई फायदा नहीं क्योंकि बाल आने वाले तो रहे नहीं। आदिवासी तेल भी अब मेरा कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आदिवासी तेल से भी अब मेरा कुछ वास्ता नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। हास्य जैसा इन्होंने बोला, आजू बाजू में बिखरा रहता है, आपने महसूस किया होगा, बिखरा रहता है। 4 पंक्तियां देता हूँ, समर्थन कीजिएगा और नहीं तो मैं समर्थन करवा लूँगा। वैसे भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मेरे गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि जो मेरी बातों पे ताली नहीं बजाता वो अगले जन्म में घर घर ताली बजाता है। तो अगर अभी बजा दे तो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम अगला जन्म। मिश्रा जी की ताली नहीं बज रही है, इतना समझाने के बाद भी नहीं बज रही है। नूह इलाहाबादी साहब थे, इलाहाबाद में थे तो इलाहाबादी लिखते थे। उन्होंने 72 साल की उम्र में प्रेम कर लिया। 16 साल की लड़की थी। पहले की स्थिति होती थी नीचे दुकान और ऊपर मकान, पान की दुकान थी। नूह इलाहाबादी साहब पान खाने गए। हम कभी लोग हैं, देखिए हम लोग ज़्यादा टेंशन लेते नहीं और ज़्यादा टेंशन देते नहीं। हम हंसते हैं और सामने वाले को हंसाते हैं। हंसाना अपने आप, अब मैं हंसा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ आता नहीं है। मैं बहुत अच्छा गीत लिखता हूँ और अभी सुनाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये यूट्यूब पे मिल जाएंगे धमचक जी, हम नहीं मिलेंगे। हम कभी कभी जंगल में निकलते हैं, कभी कभी दर्शन देते हैं, आपके बीच में आए हैं, बहुत अच्छे से सुनिएगा और याद रखेंगे। आप ही नहीं है, धमचक जी भी याद रखेंगे। रतलाम तक पालघर में गए थे, पार्क में बैठे थे, एक व्यक्ति आया था, थोड़ा सा हंसा के चला गया था। रहूंगा ना यार। कभी एहसास लिखता हूँ, कभी आभास लिखता हूँ, कभी एहसास लिखता हूँ, कभी आभास लिखता हूँ, कभी मैं प्यार में डूबे दिलों की प्यास लिखता हूँ। कवि हूँ मैं, कवि की कल्पना रवि रश्मि से बढ़कर। कलम जब भी उठाता हूँ हमेशा खास लिखता हूँ। कलम जब भी उठाता हूँ हमेशा खास लिखता हूँ। धमचक जी ने वाह बोल दिया तो वाह होगा ही, अब बोलना ही पड़ेगा क्योंकि बात ही ऐसा लिखता हूँ। मैंने पहली बार मंच पे बैठ के कोई कविता लिखी। रास्ते में आ रहा था तो एक लाइन आई थी, मैंने कल्पेश भाई को सुनाया था, आज आप सबको सुनाता हूँ। ये भाई साहब का विदाई समारोह है तो पहला इन्हीं से शुरू करता हूँ और इसीलिए गुलाब का फूल रखा हूँ। अब ये हम लोग बड़े खुश होकर के गुलाब के फूल का आदान प्रदान करते हैं। रिटायरमेंट के बाद इनकी क्या हालत होने वाली है, आदेश जी रिटायर्ड है, इनको मालूम है। अभी तक तो ये था कि दिन कट जाता था, अब ये होगा कि दिन काटना भी मुश्किल है। नीला नीला ड्रम आजकल हर घर में बिकने लगा है। क्या स्थिति होगी, हमारा समाज कहाँ जा रहा है, और सबसे ज्यादा तकलीफ तो रिटायरमेंट के बाद ही होने वाली है। जीवन में रस रहा नहीं, रस नहीं रहा तो क्या हो गए, नीरस हो गए। अब हम एक नीरस के ऊपर भी कविता सुनाते हैं, 4 लाइन मुक्तक है, कविता नहीं है, बाद में इनकी विदाई पे आते हैं। नीरस सा बोझिल जीवन है, आधा है मजा
नहीं जीने में नीरस सा बोझिल जीवन है, आता है मजा नहीं जीने में। चल वक्त गुजारे हम अपना मिलकर संग संग कुछ पीने में। जैसा मैं हूँ वैसा ही तू, दोनों की एक कहानी है। कुछ दर्द तुम्हारे दिल में है। अवधेशी, समझ रहा हूँ कितना दर्द है। कुछ दर्द तुम्हारे दिल में है, कुछ जख्म हमारे सीने में। कुछ बहुत बहुत धन्यवाद। एक विदाई के लिए सुनाता हूँ, एक आखिरी गीत सुनाऊंगा, जगह लूंगा। ये गीत भी संजय भाई के लिए स्पेशल लिखा हूँ और कुछ आप लोगों के लिए भी। आदमी जब साथ में रहता है तो एक लगाव सा हो जाता है। वो कुर्सी जब खाली होगी तो कुछ दिन तक आपको थोड़ा अटपटा लगेगा। संजय भाई थे, हंसाते थे, बोलते थे, करते थे। दो शब्दों से शुरुआत करता हूँ। किसी पुरानी फिल्म का धुन है, आप लोग गुनगुनाएं, मन करे तो तालियां जरूर बजाइएगा। स्वीकार करो शब्द विदाई संजय भाई, स्वीकार करो शब्द विदाई संजय भाई। लो सेवा निवृत्ति की बधाई संजय भाई। अगला बंद देता हूं। मिलने की फरियाद करेंगे, बार्क के साथी तेरी याद करेंगे। न मिलेगी संबंधों से रिहाई संजय भाई। स्वीकार करो शब्द बधाई संजय भाई। अब असली मुद्दे पे आता हूँ, दूसरा पैराग्राफ। रोज रोज अब तुम घर पे रहोगे। भाभी जी आई है कि नहीं? कहाँ है? सादर प्रणाम करता हूँ, अब झेलिएगा। रोज रोज अब तो घर पे रहोगे, बात बिन बात भाभी से लड़ोगे। ध्यान रखना न होवे जग हसाई संजय भाई। स्वीकार करो शब्द बधाई संजय भाई। और आखिरी जो है ना, ये हमने अपने लिए लिखा है। जब कहीं कहीं कविता पढ़ने जाना होता था तो पता चलता था कि आज तो ऑफिस है, अब ये फ्री हो गए। जहाँ मन करे वहाँ लेके जाएंगे हम लोग और आराम से कविता पढ़ेंगे। अब आप लोग सोचिए कि बात बीआरसी में आप लोग इनके साथ क्या करेंगे। तो एक बंद हम अपने लिए भी दे दिए। संग संग अब तो कविता पढ़ेंगे, हंसते गाते आगे बढ़ेंगे, करते रहेंगे यश की कमाई संजय भाई। स्वीकार करो शब्द विदाई संजय भाई। तालियां ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली की छोटी सी फुलझड़ी कर रही है। देखिए, एक चौबे जी थे, उनका एक बड़ा बेटा था, वो कवि है, मिश्रा जी, अनिल चौबे, बनारस के। हास्य का बहुत बड़ा हस्ताक्षर है, धमचक जी से मिला भी होगा। दो भाई थे, अनिल सुनील। उसके पिताजी जो है ना, रोज दरवाजे पर बैठ के सबको गाली दिया करते थे।
गांव में एक आध लोग होते हैं जो सबको गरियाते हैं, बिना मतलब कभी गाली देते हैं, वो भी देते थे। अगर आप गांव से जुड़े होंगे तो आपके घर में भी एक आध लोग होंगे, चाहे मोहल्ले में होंगे, अब कोई भरोसा नहीं बीआरसी में भी हो सकते हैं। क्या कि ऐसी प्रवृत्ति है वो होती रहती है, कहीं ना कहीं पैदा हो जाती है। तो उनका अंतिम समय आया तो उनके ज्ञान चक्षु खुले। आप लोग भी सुनिए, ताली बजाइए आप लोग, आप ही के माइक पे वहां तक जा रहा हूं और आप ही हंस रहे हैं, ताली बजाइए। तो वैसे आप ताली बजाने वाले नहीं हैं, लेकिन नहीं बजाएंगे तो अगले जन्म में हो जाएंगे, इसलिए इस जन्म में आराम से बजाते रहिए। आप लोग विशेष ध्यान रखिए क्योंकि आप ही लोग बजवाते हैं हर जगह। अब आखिरी समय में उन्होंने अपने दोनों बच्चों को बुलाया, आदेश जी, और उन्होंने बोला, बेटा मैंने जिंदगी भर गाली दिया है लोगों को, तुम लोग कोई ऐसा काम करना कि लोग कहें कि इसका बाप बहुत अच्छा आदमी था। अब आप बताइए, जो आदमी जिंदगी भर गाली दिया हो उसके बारे में लोग कैसे कह सकते हैं कि उसका बाप बहुत अच्छा आदमी था? लेकिन वो कवि है, मैं भी कवि हूँ। आप ताली बजाना नहीं जानते, मैं बजाना जानता हूँ। वो भी अपने बाप के लिए बहुत कुछ किया। 2 महीना तक दोनों भाई बैठ के सोचे कि साला कौन सा ऐसा काम करें कि लोग कहें कि इसका बाप बहुत अच्छा था। 2 महीने बाद हमसे कि लाठी लेके दोनों भाई दरवाजे पे बैठे और जो आवे दौड़ा के मारे। 2-4 दिन ऐसे ही चला, खूब दौड़ा के मारे दोनों भाई। पूरे गांव में धीरे धीरे हल्ला फैल गया, इससे अच्छा तो इसका बाप था। कम से कम गाली देता था, ये तो मारते भी हैं। तो हम कवि लोग हैं। अब ये देखिए, एक ऐसा था कि एक की नई शादी हुई श्रीवास्तव जी, भाई के शर्मा जी, अब आपके नाम की बात बताता हूँ। नई शादी हुई, बहुत उमंग में था कि बीवी बड़ी खूबसूरत है। एक कवि से पाला पड़ गया दीदी, और पहली बार आपको बोला, एक कवि से पाला पड़ गया, उसने बहुत अच्छा 2 लाइन में बोला विषय। 24 घंटे आप जिसके इश्क में मशरूफ हैं, 24 घंटे आप देखिए, 2 लाइन में पूरा उनका उमंग ही धराशायी कर दिया। यादव जी, 24 घंटे आप जिसके इश्क में मशरूफ हैं, वो सिर्फ आपकी है, कोई प्रूफ है? आप लोगों ने बुलाया, अमित भाई ने बुलाया, संजय जी का विदाई समारोह था, कुछ विशेष लगाव था संजय भाई से, और मैंने अपने जीवन में लगभग पूरी कोशिश की कि किसी तरह संजय भाई को कविता के मंचों तक मैं अपनी तरफ से लेके आ पाऊँ। और मुझे लगता है कि इनके विदाई समारोह से पहले मैं उनको लेके आ गया। 3-4 पंक्तियाँ सुनाऊंगा और बाद में अपना स्थान लूंगा। लहरें तट से उछलकर कहाँ जाएंगी, लौट करके ये वापस, भाभी जी लौट के जा रहे हैं, लौट करके ये वापस यहीं आएंगी। लहरें तट से उछलकर कहाँ जाएंगी, लौट करके ये वापस यहीं आएंगी। लौट करके ये वापस यहीं आएंगी, लौट करके ये वापस यहीं आएंगी। जैसे जल्दी में उड़ते हुए पंछी को, जैसे जल्दी में उड़ते हुए पंछी को करन विश्राम फिर नाव आना पड़ा। आपने था बुलाया तो आना पड़ा। जिद नहीं जिंदगी में, ये जिद की वजह से ही अटैची में और नीले नीले ड्रम में पैक हो रहे हैं। जिद बहुत बुरी चीज है,
ये हम समझ गए हैं, ये आप भी समझते ही होंगे। जो नव शुक्ला जी को समझने की जरूरत है, आनंद शुक्ला भी कुछ नए नए दिख रहे हैं। जिद नहीं जिंदगी में भली दोस्तों, जाने कितनों को ही यह छली दोस्तों। जिद नहीं जिंदगी में भली दोस्तों, जाने कितनों को ही यह छली दोस्तों। जाने कितनों को ही यह छली दोस्तों। खुशियाँ बिखरी रहे घर में संसार में, खुशियाँ बिखरी रहे घर में संसार में। इसलिए यार सिर यह झुकाना पड़ा, बुलाना तो आना पड़ा। अगला एक और उसके बाद एक, बाद में अपना स्थान लेता हूँ। हारना प्यार में तो बड़ी बात है, प्यार जज्बात है, प्यार सौगात है। हारना प्यार में तो बड़ी बात है, प्यार जज्बात है, प्यार सौगात है। प्यार जज्बात है, प्यार सौगात है। जीतता मेरा फिर यही सोच कर, जीतता मेरा फिर यही सोच कर। हार कर खुद को उनको जिताना पड़ा, अपने बुलाना तो आना पड़ा। और आखिरी बंद अमित भाई आपके लिए। मैं वचनबद्ध था, मुझको आना ही था, काव्य गुल आया यहाँ पर खिलाना ही था। मैं वचनबद्ध था, मुझको आना ही था, काव्य गुल आया यहाँ पर खिलाना ही था। काव्य गुल आया यहाँ पर खिलाना ही था, काव्य गुल आया यहाँ पर खिलाना ही था। एक वचन के लिए सिया लखन को लिए, एक वचन के लिए सिया लखन को लिए। राम जी को भी वन वन में जाना पड़ा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत साधुवाद भाई दुबे जी को। उन्होंने बहुत सारी बातें आपको बताई हैं, उन्होंने अपने गंजेपन के बारे में बहुत बताया है। अक्सर कहा जाता है कि आदमी गंजा कैसे होता है। लोग कहते हैं कि आदमी के सर पर दो महिलाएं हाथ फेरती है, एक माँ और एक पत्नी। माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, और पत्नी फेरती है तो फिर दुबे जी जैसे हो जाते हैं। अच्छा, मैंने दुबे जी से कहा कि यार दुबे जी आप गंजे कैसे हो गए? बोले यार मैं नाई के पास गया और उससे कहा कि तू गजनी जैसी पगडंडी बना दे। उसने पगडंडी तो नहीं बनाई, ने 4 लेन बना दिया। ये हमारे दुबे जी मास्टर के बारे में बहुत सारी बातें करते थे। मास्टर अक्सर कभी हो जाया करते कि उनको समय मिलता है। अब हमारे संजय चौधरी जी तो 37 साल तक जिस विभाग में रहे वहाँ समय निकालना बहुत मुश्किल होता है, और साहित्य की सेवा करना, सृजन करना बहुत कठिन काम हो जाता है। और अब उनको जो समय मिला है, अब उनको समय नहीं मिलने का है, क्योंकि एक साहित्य एक ऐसी चीज़ है जिसमें आदमी को कभी फुर्सत नहीं मिलती है, हमेशा व्यस्त रहता है लिखने पढ़ने में, और उसका मन उसी में लगा रहता है। इसलिए सेवा के बाद ऐसी कोई परेशानी होने वाली नहीं है उनके जीवन में। और भाभी जी ने वहाँ से उन्होंने हाथ हिला दिया कि अब इनको साहित्य की सेवा करना है, और आगे भी ये करते रहेंगे। अब मास्टर के बारे में मुझे एक याद आ रहा है दुबे जी, आप मास्टर के बारे में, हमारे माणिक वर्मा भी मास्टर थे। उन्होंने बहुत अच्छा 4 पंक्तियों का व्यंग लिखा है कि सब्जी वाला हमें मास्टर समझता है,
चाहे जब ताने कसता है, आप और खरीदो को सब्जियां, अपनी औकात देखी है मियाँ, करेले 20 रुपए के 5, चेहरा बिगाड़ देगी आलू की आंच, कटल का भाव सुनोगे तो कलेजा हिल जाएगा, ये नेताओं का चरित्र नहीं है जो चारा ने पाव मिल जाएगा। ये व्यंग होता है और व्यंग की अपनी एक विधा होती है। हास्य और व्यंग में अंतर होता है। हास्य हंसते हंसते ट्यूबलाइट की तरह होता है, हंसने के लिए कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, पर जब व्यंग लिखता है आदमी तो व्यंग में वो सार गर्भितता होती है। अब हास्य के बारे में तो हमारे सुरेंद्र शर्मा ने लिखा है कि मैंने पत्नी से कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इसका अर्थ समझती हो या समझाएं? पत्नी ने उत्तर दिया, अर्थ बिल्कुल साफ है, इसमें एक जगह मैं हूं, बाकी जगह आप हैं। ये अलग अलग अपने तेवर होते हैं। हास्य क्या कहीं से भी निकल आता है। हास्य ने दुबे जी हास्य के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। मुझे याद आ रहा है कि एक व्यक्ति सब्जी वाले के पास, फल वाले के पास गया, बोले सेव फल कैसे दिए? बोले 5 रुपए का एक। बोले ठीक है 5 रुपए का एक तो 10 रुपए के 2 दे दे। बोले नहीं 5 रुपए का एक। अरे भाई 5 रुपए का एक तो 10 रुपए के 2 दे दे। बोले नहीं 5 रुपए का एक। बोले बेवकूफ 5 रुपए का एक तो 10 रुपए के 2 नहीं दे सकता। वो बोला तो ज्यादा ही समझदार है, तो 5-5 रुपए के 2 बार नहीं ले सकता। तो आज से अपने आसपास बिखरा होता है। ये फूल की बात कर रहे थे। वैलेंटाइन डे के दिन एक लड़का फूल खरीदने के लिए गया, गुलाब का नहीं मिला तो प्लास्टिक का ही खरीद लिया। कोई लड़की नहीं मिली तो हिजड़े को ही टिका दिया। हिजड़ा बोला नकली है, लड़का बोला तू कौन सा असली है। तो ये हास्य के कई तेवर होते हैं। अब क्योंकि मैं आपको थोड़ा गीतों की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि हमारे देश में पहले कितने अच्छे गीत लिखे जाते थे, और अच्छे गीतों के कारण पहले ऐसे ऐसे गीतकार शैलेंद्र हुए, शकील बदायूनी हुए, ऐसे ऐसे गीतकार जो अच्छे गीत लिखते थे। मेरा रंग दे बसंती चोला, बड़े बड़े गीत होते थे। हमारे संतोष आनंद जी भी बहुत अच्छे गीत लिखे फिल्मों में, नीरज जी ने बहुत अच्छे फिल्में गीत लिखे। मगर उसके बाद फिल्मों में कुछ ऐसे लोग भी आए जिन्होंने ऐसे ऐसे गीत लिखना प्रारंभ किए, जिनके बारे में अश्लील फिल्में चलने लग गई। तो मैं आपके बीच में एक ऐसे गीतकार को बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने कई भोजपुरी फिल्मों में गीत लिखे हैं और जिन्होंने अपना साहित्य में बड़ा योगदान है। और गीत के बारे में तो कहा जाता है कि फूल पातों से नहीं रंग से चुना जाता है, भोर का पट तो सितारों से बुना जाता है, गीत की लय पे गर्दन को हिलाने वालों गीत कानों से नहीं दिल से सुना जाता है। तो मैं एक ऐसे भोजपुरी फिल्मों में जिन्होंने कई गीत लिखे हैं और कई जो उन्होंने अपने क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है। और हमारे बीच में कल्पेश यादव जी जो मुंबई से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, श्रृंगार रस के गीतकार हैं। अगर उनकी इच्छा जो सुनाए, मगर अगर श्रृंगार सुनाए हास्य के बाद तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं कल्पेश जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे आएँ और अपने सुमधुर गीत सुनाएं और आप जोरदार उनके सम्मान में तालियां बजाएं। मंच को प्रणाम करता हूँ स्वागत। और आप सबको नमस्कार करता हूँ। और मैं एक आज्ञा हुई है तो मैं श्रृंगार पे गीत सुनाता हूँ। स्वागत। फिर आपका जो मन कहे वो सुनाए। जी 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 जरूर जरूर। पहले मैं गुदगुदाऊंगा, हाँ, इसके बाद मैं फिर देश के ऊपर एक सुनाऊंगा आपको। स्वागत स्वागत। तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे उसके लिए हाँ, थोड़ा सुनाता हूँ। मन चंचल है, तन व्याकुल है, लागे नहीं जिया। मन चंचल है, तन व्याकुल है, लागे नहीं जिया। शांत सरोवर में तुमने एक पत्थर फेंक दिया। वाह वाह। शांत सरोवर में तुमने एक पत्थर फेंक दिया। मन चंचल है, तन व्याकुल है, लागे नहीं जिया। शांत सरोवर में तुमने एक पत्थर फेंक दिया। वाह वाह वाह। बहारें तुम पर यूं आई, रंग भर अंगों मुस्काई, मधुर मग मादकता भर गई, पाँव के रखते झरझर गई।
बहारें तुम पर यूं आई, रंग भर अंगों मुस्काई, मधुर मग मादकता भर गई, पाँव के रखते झर गई। रसवंती दो नैन नशीले से यूं देख लिया, शांत सरोवर में तुमने एक पत्थर फेंक दिया, शांत सरोवर में तुमने एक पत्थर फेंक दिया। चंद्रिका चंदन जैसा बदन, चंद्रिका चंदन जैसा बदन, इसे छू के ही महका पवन, गुलाबी दो गुलगालों में, चमेली खिलती बालों में। चंद्रिका चंदन जैसा बदन, इसे छू के ही महका पवन, गुलाबी दो गुलगालों में, चमेली खिलती बालों में। मोहिनी रूप के पुष्प बाण से साधक भेद लिया, शांत सरोवर में तुमने एक पत्थर फेंक दिया, शांत सरोवर में तुमने एक पत्थर फेंक दिया। मन चंचल है तन व्याकुल है, लागे नहीं जिया, शांत सरोवर में तुमने एक पत्थर फेंक दिया। सुरों में बसते हैं कई राग, सुरों में बसते हैं कई राग, मौन मन में हो गया सुराग, अधर से बह निकली रसधार, शब्द ने पाया है श्रृंगार। सुरों में बसते हैं कई राग, मौन मन में हो गया सुराग, अधर से बह निकली रसधार, शब्द ने पाया है श्रृंगार। सरगम की सरिता ने संतापों को मेट दिया, शांत सरोवर में तुमने एक पत्थर फेंक दिया, शांत सरोवर में तुमने एक पत्थर फेंक दिया। मन चंचल है तन व्याकुल है, लागे नहीं जिया, शांत सरोवर में तुमने एक पत्थर फेंक दिया, शांत सरोवर में तुमने एक पत्थर फेंक दिया। बहुत अच्छा, धन्यवाद। अभी मैं देश पे सुनाना चाहता हूँ। पहले दो लाइनें हैं। अपने लहू की बूंद बूंद से इस धरती को हरा करूं, वाह। अपने लहू की बूंद बूंद से इस धरती को हरा करूं, जितनी बार जन्म हो मेरा देश की खातिर मरा करूं, क्या बात, देश वाह, की वाह, खातिर वाह, मरा करूं। अपने लहू की बूंद बूंद से इस धरती को हरा करूं, जितनी बार जन्म हो मेरा देश की खातिर मरा करूं, देश की खातिर मरा करूं। तुमको कसम तिरंगा की है, तुमको कसम तिरंगा की है, तुम्हें कसम उस गंगा की है, तुमको कसम तिरंगा की है, तुम्हें कसम उस गंगा की है। भारत देश के रहने वालों, कसम है देश तुम्हारे की, जिंदा दफना दो उसको जो बात करे बंटवारे की, जिंदा दफना दो उसको जो बात करे बंटवारे की। तुमको कसम तिरंगा की है, तुम्हें कसम उस गंगा की है। भारत देश के रहने वालों, कसम है देश तुम्हारे की, जिंदा दफना दो उसको जो बात करे बंटवारे की, जिंदा दफना दो उसको जो बात करे बंटवारे की।
जिनको हम अपना कहते औरों की गुलामी करते हैं, जिसका खाते नमक उसी की नमक हरामी करते हैं। ऐसे नमक हरामों को हम हरगिज ना रहने देंगे। देश के इन गद्दारों की गद्दारी ना चलने देंगे। देश के इन गद्दारों की गद्दारी ना चलने देंगे। जला न दे अपना घर, जला न दे अपना घर, आग बुझा दो उस अंगारे की। जिंदा दफना दो उसको जो बात करे बंटवारे की। जिंदा दफना दो उसको जो बात करे बंटवारे की। जान के हम अनजान बने क्यों आंखें देख बनी अंधी। जान के हम अनजान बने क्यों आंखें देख बनी अंधी। कहीं किसी का वंश बढ़े और कहीं लगा दी पाबंदी। यहाँ बना जो देश का दुश्मन हुई उसी की पूजा है। कुछ ऐसी ही गलत नीतियों का ये मिला नतीजा। कुछ ऐसी ही गलत नीतियों का ये मिला नतीजा है। देश की नाव डुबो दे, देश की नाव डुबो दे, नहीं जरूरत उस पतवारे की। जिंदा दफना दो उसको जो बात करे बंटवारे की। तुमको कसम तिरंगा की है, तुम्हें कसम उस गंगा की है। भारत देश के रहने वालों कसम है देश तुम्हारे की। जिंदा दफना दो उसको जो बात करे बंटवारे की। सत्ता के शैतानों ने भारत के खंड बना डाले। सत्ता के शैतानों ने भारत के खंड बना डाले। एक से बने अनेक, एकता के कई खंड बना डाले। हुए इसी से उत्तेजित और खून हमारा खौला है। जाति पात और छुआछूत का जहर इन्हीं ने घोला है। जाति पात और छुआछूत का जहर इन्हीं ने घोला है। देश दांव पर लगा शकुन ने, देश दांव पर लगा शकुन ने, चाल चली पवारे की। जिंदा दफना दो उसको जो बात करे बंटवारे की। जिंदा दफना दो उसको जो बात करे बंटवारे की। जिनको अपनी मातृभूमि की इस मिट्टी से प्यार नहीं, जिसको अपनी मातृभूमि की इस मिट्टी से प्यार नहीं, ऐसा देशद्रोही एक पल ही जीने का हकदार नहीं। रहना है तो देश धर्म से प्यार उसे करना होगा। वक्त पड़े तो कर्ज लहू से धरती का भरना होगा। वक्त पड़े तो कर्ज लहू से धरती का भरना होगा। नहीं तो फिर कल पेश पिटा दो, नहीं तो फिर कल पेश पिटा दो डुंडी देश निकारे की। जिंदा दफना दो उसको जो बात करे बंटवारे की। तुमको कसम तिरंगा की है, तुम्हें कसम उस गंगा की है। भारत देश के रहने वालों कसम है देश तुम्हारे की। जिंदा दफना दो उसको जो बात करे बंटवारे की। जिंदा दफना दो उसको जो बात करे बंटवारे की। वाह वाह वाह। ये आप जो जा रहे हैं उनसे अनुरोध है कि हम कोई संक्षिप्त दौर ही चलाएंगे, इसलिए आप जितने आए हैं श्रोता सभी सुन के जाएं। अभी तो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं होना, देखे अभी आपने इतना अच्छा देशभक्ति का गीत सुना। कवि हमेशा जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की बात नहीं करता है।
है। यूँ तो हर एक शख्स का ईमान होना चाहिए सबसे पहले, मगर वो इंसान होना चाहिए। गीत कितने भी लिखे शायर ध्यान दे, एकता हर गीत का उन्वान होना चाहिए। हो जहाँ शिव की अजाने और खुदा की आरती, वो इबादत गाह हिंदुस्तान होना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान एक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी यहाँ हिंदुस्तान में लोग रहे हैं, हम सब आपस में भाईचारे से रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि दिवाली में अली बसे, राम में बसे रमजान, और ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। हिंदुस्तान तोड़ने की बात नहीं करता है, और हमारे तोड़ने की बात राजनीति कर सकती है, शायर और कवि नहीं करता है। इसलिए हमारे मंच के या कवि सम्मेलनों के बहुत पुराने कवि हरिवंश राय बच्चन लिखते हैं कि हिंदू और मुसलमान दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनकी साकी, एक मगर उनकी हाला, दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद जाते, बेर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। हम मेल करने वाले लोग हैं, आपस में भाईचारे से रहने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान हमारा अपना घर है, और इस घर के अंदर हम परिवार के बीच में एक दूसरे के साथ सहानुभूति के साथ रहते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर के अंग अलग अलग हो सकते हैं, परंतु शरीर एक होता है। हमारी भावनाएं भले एक हो, अलग अलग हो सकती है, परंतु हमारा राष्ट्रभक्ति का जागरण एक होता है। हमारे भाई ने बहुत बढ़िया कविता सुनाई। मैं चाहता हूं कि एक बार पूरा सदन उनके सम्मान में जोरदार ताली बजा के समर्थन कीजिएगा। और मैं थोड़ा अब रस परिवर्तन करना चाहता हूं, और मैं मीठी गीतकार श्रीमती रेणु शुक्ला जी से अनुरोध करता हूं कि वे जो पालघर से हमारे बीच में आई हैं, वे आएँ, चाहे कविता सुनाएं, गीत सुनाएं, छंद सुनाएं, मुक्तक सुनाएं। मैं चाहता हूं कि पूरा सदन उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाए। स्वागत। अब इनके बारे में तो कह सकते हैं कि जिसको देखो वो मीत हो जाए, कोई दर्शन पुनीत हो जाए। इनको लय और छंद की क्या जरूरत, ये तो जो भी गा दे वो गीत हो जाए। मंच पे बैठे सभी विद्वानों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, माँ शारदा को प्रणाम, यहाँ आए हुए श्रोताओं को बहुत बहुत प्रणाम। इतनी शांति से आप लोग सुन रहे हैं, कवि मुक्त होकर सुना रहे हैं और श्रोता मुक्त होकर तालियां बजा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। रिटायरमेंट एक ऐसी चीज़ है कि कभी कभी लोगों में नैराश्य भी ले आती है। ये लगता है कि अब क्या, तो अभी तो बहुत सारा नया कुछ वो हो गया है, लोग जो है समझने लगे हैं कि रिटायरमेंट के बाद बहुत कुछ और सृजनात्मक किया जा सकता है। और हमारे संजय भाई तो इतने सृजनशील व्यक्ति हैं कि वो तो अभी देखिए क्या क्या झंडे गाड़ेंगे। तो हम लोग उसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी अपनी कला को वो और आगे बढ़ाएं और भाभी जी को भी सुकून दें। थोड़ा सा इसी के विषय में है कि जब उम्र हो जाती है तो लोग क्या क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए उनको। उसके बाद आओ खुद को गले लगाएं, आओ खुद को गले लगाएं, परिंदों के संग उड़ते उड़ते उनके साँचे में ढल जाएं। आओ खुद को गले लगाएं, नैराश्य की बात नहीं है, उड़ान भरनी है। 55 की जो उम्र मिली है, बचपन से ये कम तो नहीं, 55 की जो उम्र मिली है बचपन से ये कम तो नहीं, वैसी ही कुछ है बेफिक्री, खुली हवा में नाचे गाए, आओ खुद को गले लगाएं। क्या बात, वाह वाह। जितना जिसका दाना पानी संग रहा फिर फुर्र हुआ। अक्सर ये होता है ना कि बच्चों को पढ़ाया लिखाया, फिर बच्चे बस गए परदेश में, और माँ बाप उनकी चिंता करते हुए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि अरे बच्चा इतने दिन के लिए चला गया, कब आएगा, वहीं सेटल हो गया। तो उससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। जितना जिसका दाना पानी संग रहा फिर फुर्र हुआ, किसकी याद में रोते बैठे चल सपनों के नीड़ बनाए, किसकी याद में रोते बैठे चल सपनों के नीड़ बनाए, आओ खुद को गले लगाएं। फिर सारी ज़िंदगी व्यवहार, लोगों कोई गुस्सा है उसको मनाना है,
कोई रूठ गया है, उसकी खातिरदारी करनी है। तो इन सब में जो बहुत सारा आदमी का जीवन चला जाता है, अपने लिए सोच नहीं पाता है। सबके फूले पिचके मुँह की, चिंता में बीता जीवन। सबके फूले पिचके मुँह की, चिंता में बीता जीवन। अंतर मन में झांके अब तो अपना अपना राम रिझाएं। अंतर मन में झांके अब तो अपना अपना राम रिझाएं। आओ खुद को गले लगाएं। वाह वाह वाह। अपनी सारी लिखी इबारत झूठी कोई, झूठी क्यों कर पाए कोई। अपनी सारी लिखी इबारत झूठी कोई क्यों कर पाए। रहे हाशिए पर हम काहे, अपना पन्ना खुद बन जाए। रहे हाशिए पर हम काहे, अपना पन्ना खुद बन जाए। आओ सबको, आओ खुद को गले लगाएं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। अब आपको ले चल रहे हैं एक ऐसी भावनात्मक दुनिया में जहाँ माँ मौजूद है। वाह वाह। मौजूद ना हो के भी मौजूद है। और एक उम्र का ऐसा दौर भी आता है कभी कि माएँ नहीं होती मायके में। माँ की अनुपस्थिति, उनका प्रभा मंडल वो तो रहता है, लेकिन माँ नहीं होती। तो एक लड़की जब माँ के अनुपस्थित में मायके जाती है तो क्या होता है। जी में आता है कि ये खत माँ को लिखूं। जी में आता है कि ये खत माँ को लिखूं कि इस बार जब तू नहीं थी मेरे अपने पीहर में, वाह। तो मैं तेरी जाई कितना तरसी थी किसी गुनगुनी गोद को। मैं तेरी जाई कितना तरसी थी किसी गुनगुनी गोद को। देहरी पर पाँव धरते ही जी धक से हुआ था। देहरी पर पाँव धरते ही जी धक से हुआ था। इस आशंका से कि अब नहीं कोई हुलस कर सीने में मेरा चेहरा छुपाएगा। वाह वाह। हुआ भी कुछ ऐसे ही माँ। किसी ने नहीं कहा मेरी बिटिया कितनी दुबली हो गई। माँ कहती है ना हमेशा कि मेरी बिटिया कितनी दुबली हो गई। पूरी रात बातें करते किसी ने नहीं काटी इस बार। नबी तुली मनवार भैया ने की बस, क्योंकि उन्हें भी अब अपने उंडेले गए प्यार दुलार का हिसाब किसी और को देना होता है। क्योंकि उन्हें भी अपने उंडेले गए प्यार दुलार का हिसाब किसी और को देना होता है। माँ मेरा वो रजनीगंधा था ना, माँ मेरा वो रजनीगंधा था ना, उसकी जगह अब बिना गंध के क्रोटन ने ले ली है। वाह वाह। और मैं तुम्हारे ना होने पर किसी पर भी बरस नहीं पाई। क्या बात। माँ मैं नहीं रूठ सकी रत्ती रत्ती बात पर, किसी से छोटी सी बात पर भी जिद न कर सकी। माँ होती है तो हक से हर बात की जिद होती, बाप होता है तो हर बात की जिद होती। लेकिन अगर वो नहीं होती है मायके में तो क्या होता है। माँ मैं नहीं रूठ सकी रत्ती रत्ती बात पर, किसी से छोटी सी बात पर भी जिद न कर सकी। तुम्हारे लाल बिंदिया वाले चेहरे को तलाशती घर के किसी भी कोने में छलछला आई थी आंखें। फिर तुरंत पूछनी पड़ी अपने आंसू अपनी हथेली, क्योंकि तू जो नहीं थी मेरे चेहरे पर फैले अवसाद की गंध को पल छीन में सूंघ लेने वाली। माँ मेरी पढ़ने वाली मेज़, वाह। मेरे बैठने का कोना, मेरा तकिया, मेरी किताबों वाली लकड़ी की अलमारी, सबने अपनी ज़रूरत के हिसाब से हथियार ली थी। क्या बात। माँ तुम होती तो मेरा ये छोटा सा राजपाट मेरे आने तक संजोए तो रखती। मेरे नाम से आने वाले खतों को राशन कार्ड के साथ ही सही संभाल कर तो रखती। वाह। मेरी विदाई पर फटते कलेजे को थामे मुझे और रुलाती तुम। और तब क्या मैं आ पाती इस बार की तरह स्तब्ध सी, खाली खाली सी। तू नहीं जानती माँ कि कितना जी करता है कि तुझे ये खत लिखूं, पर कैसे लिखूं। कौन सा डाकिया इसे ले जाएगा बादलों के पार, तुझे बात। पढ़ाएगा, तेरी वाह, वाह। टेढ़ी मेढ़ी लिखावट वाला जवाब लेकर मुझ तक आएगा। वाह। कौन सा डाकिया जाएगा। इसलिए माँ बस सोच कर रह जाती हूँ कि तुझे ये खत लिखूं, तुझे ये खत लिखूं। क्या बात है। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रेणुका जी ने वास्तव में माँ की ममत्व के ऊपर एक अपने विचार क्या व्यक्त किए हैं। इन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है और कहा भी गया है कि माँ से बढ़कर कुछ नहीं, क्या पैसा क्या नाम, पाँव छुए और हो गए तीरथ चारों धाम।
किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तो माँ के बारे में तो कहा जाता है कि हिंदी के सारे शब्दकोश एक तरफ निकाल दो और एक माँ शब्द एक तरफ निकाल दो तो माँ शब्द जो है हर शब्द पे भारी होता है। और माँ कहा जाता है कि अगर घर में हरियाली हो तो घर हरा हरा लगता है, और माँ घर में हो तो घर भी भरा भरा लगता है। ये माँ के आंचल की बात है। और ये तो कहा जाता है कि जिसको देखो वो सजा देता है, दोस्त बनकर भी दगा देता है, बस एक माँ का दिल है, वरना कौन मुफ्त में दुआ देता है। माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर करती है, और इसी भावनाओं को इन्होंने हमारे रेणुका जी ने व्यक्त किया। आपने उन्हें अच्छी तरह से मन से सुना। मैं चाहता हूँ कि रेणुका जी के लिए भी आप जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और अब मैं एक और गीतकार को बुलाना चाहता हूँ। देखिए, जो गीतकार जो होता है ना, वो मन से कविता लिखता है, गीत लिखता है। और फिल्मों में जो गीत आने लगे, उन गीतों ने पूरा दृश्य बदल दिया। ऐसे ऐसे गाने चल गए जिनका कोई अर्थ नहीं है। बड़े गोरे गोरे गाल में क्या करूं, अरे तेजाब रगड़ ले। मेरे नीली नीली आंखें क्या करूं, बोले फोड़ ले। ऐसे ऐसे गीत आए जिनका कोई अर्थ नहीं। मगर हमारे बीच में ऐसे गीतकार हैं जो अवधेश विश्वकर्मा नमन जी, जो मुंबई से हमारे बीच में आए हैं। ये गायक भी हैं, फिल्म अभिनेता भी हैं, इन्होंने फिल्मों में भी काम किया है, कई इन्होंने भजन गीत गाए भी हैं और बहुत अच्छे गीतकार हैं। मैं चाहता हूं कि आप पूरा सदन उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। आइए नमन जी। सबसे पहले इस पवित्र धरती को प्रणाम करना चाहता हूँ। स्वागत। उसके बाद आप जो श्रोता बैठे हैं, इतना अच्छा सुन रहे हैं, आप सभी को प्रणाम। धमचक जी, संजय जी और सभी मेरे कवि मित्र, सभी को मेरा नमन प्रणाम। दोस्तों, मैं आज आप सभी को एक ऐसी दुनिया में ले जाना चाहता हूं जहां से आप गुजर चुके हैं और कभी कभी आप उसकी याद भी करते होंगे। तो आइए, मैं भूमिका नहीं बांधूंगा और सीधे आपको रचना करने चलता हूं और आपका ध्यान उन भावों की तरफ ले जाता हूं जहां आप उन पल को जी चुके हैं। क्या तुम्हें याद है वो नदी का किनारा, तरवर की छांव, जहां हम तुम बैठते थे और सपने देखते थे एक साथ जीने मरने के। तुमने भी कुछ वादा किया, मैंने भी कुछ वादा किया था, तुम्हें याद है? मुझे तो याद है और मैं उस वादे को निभाने का प्रयास करता हूं, मगर तुम, क्या तुमने वो वादा निभाया है? मैं आज उन्हीं शब्दों को, अपने भावों को, अपने हृदय के स्वरों को ढालकर आपके तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो तुमने क्या किया मेरे सामने? वादा करके तुमने निभाए नहीं तो क्या करें? वादा करके तुमने निभाए नहीं तो क्या करें? वादा करके तुमने निभाए नहीं तो क्या करें? याद तेरी मुझको रुलाए नहीं तो क्या करें? याद तेरी मुझको रुलाए नहीं तो क्या करें? वादा करके तुमने निभाए नहीं तो क्या करें? वादा करके तुमने। तेरे एक इशारे पे ये जान लुटा दे हम, तेरे एक इशारे पे ये जान लुटा दे हम, पर तेरा संकेत ही आए नहीं तो क्या करें? याद तेरी मुझको रुलाए नहीं तो क्या करें? वादा करके तुमने निभाए नहीं तो क्या करें? याद तेरी मुझको
नींद खो गई मेरी बेचैन है ये दिल, नींद खो गई मेरी बेचैन है ये दिल, दिल को झूठी आस दिलाए नहीं तो क्या करे, याद तेरी मुझको रुलाए नहीं तो क्या करे, वादा करके तुमने निभाए नहीं तो क्या करे, वादा करके तुमने। रात भर बिछोने पे मैं करवटें बदलूं, रात भर बिछोने पे मैं करवटें बदलूं, दिल को झूठी आस, दिल को झूठी आस दिलाए नहीं तो क्या करे, वादा करके तुमने निभाए नहीं तो क्या करे, वादा करके तुमने निभाए नहीं तो क्या करे, याद तेरी मुझको। तेरे हर एक झूठ पे इस दिल को यकीन था, तेरे हर एक झूठ पे ये दिल को यकीन था, इतने दिए हैं जख्म, इतने दिए हैं जख्म छुपाए नहीं तो क्या करे, याद तेरी मुझको रुलाए नहीं तो क्या करे, वादा करके तुमने निभाए नहीं तो क्या करे, याद तेरी मुझको। वाह। मिल न पाया तुमसे मगर दिल में बसे तुम, मिल न पाया तुमसे मगर दिल में बसे तुम, इस टूटे हुए दिल को मनाए नहीं तो क्या करें, वादा करके तुमने निभाए नहीं तो क्या करें, वादा करके तुमने। अंतिम पद है कि इंतहा इतनी हुई नमन भी रो पड़ा, इंतहा इतनी हुई ये नमन रो पड़ा, अब सहा न जाए, अब सहा न जाए, मर जाए नहीं तो क्या करें, वादा करके तुमने निभाए नहीं तो क्या करें, याद तेरी मुझको रुलाए नहीं तो क्या करे, वादा करके तुमने, वादा करके तुमने। वाह वाह, बहुत धन्यवाद। आगे मैं जब यहाँ आ ही गया हूँ, तुम नहीं आई तो एक वादा लेना चाहता हूँ और वादा करना चाहता हूँ कि अगर तुम मेरा हाथ थाम लो तो मैं तुम्हें कहाँ पहुँचा सकता हूँ। हाथ मेरा थाम लो तुम, हाथ मेरा थाम लो तुम, प्यार ही बस चाहिए, हाथ मेरा थाम लो तुम, प्यार ही बस चाहिए, अपने स्मृति पटल पर, अपने स्मृति पटल पर आकार ही बस चाहिए, हाथ मेरा थाम लो तुम, प्यार ही बस चाहिए, हाथ मेरा थाम लो। मैं चाहता हूँ जब कर्म वेदी पर चढ़ूं तो तुम कहाँ हो, कर्म वेदी पर चढ़ूं जब भाग्य रेखा तुम बनो, कर्म वेदी पर चढ़ूं जब भाग्य रेखा तुम बनो, अब सफलता के लिए, अब सफलता के लिए आधार ही बस चाहिए, हाथ मेरा थाम लो तुम, प्यार ही बस चाहिए, हाथ मेरा थाम लो। अगर मेरा हाथ थामते हो तो मैं तुम्हें कहाँ ले जा सकता हूँ कि तोड़ तारे आसमां से चांद धरती पर गढ़ूं, तोड़ तारे आसमां से चांद धरती पर गढ़ूं, सृष्टि को संबल
किसको संभल मैं दूं, हुंकार ही बस चाहिए, हाथ मेरा थाम लो तुम, प्यार ही बस चाहिए, हाथ मेरा थाम लो। आज विश्व में करुण क्रंदन है, कैसे मिटे कि करुण क्रंदन विश्व का आ मिटा दे प्यार से, करुण क्रंदन विश्व का आ मिटा दे प्यार से, प्रेम और आनंद में, प्रेम और आनंद में संसार ही बस चाहिए, हाथ मेरा थाम लो तुम, प्यार ही बस चाहिए, हाथ मेरा थाम लो। कि ऐ नमन तेरे भरोसे नाव सागर में चली, ऐ नमन तेरे भरोसे नाव सागर में चली, पार निष्कंटक करूं, पार निष्कंटक करूं, पतवार ही बस चाहिए, हाथ मेरा थाम लो तुम, प्यार ही बस चाहिए, अपने स्मृति पटल पर आकार ही बस चाहिए, हाथ मेरा थाम लो तुम, हाथ मेरा थाम लो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह। दो लाइनें संजय जी की बोलूंगा कि लोग कह रहे हैं आप जा रहे हैं, आप फिर दोबारा नहीं आएंगे, तो मैं आपकी तरफ से एक वादा कर रहा हूं आपके लिए कि आप वादा कर रहे हैं, तुम कहोगे तो आ जाएंगे, ये वादा करके जा रहे हैं आपसे, तुम कहोगे तो आ जाएंगे, गम तुम्हारा मिटा जाएंगे, गम तुम्हारा मिटा जाएंगे, तुम कहोगे तो आ जाएंगे, गम तुम्हारा मिटा जाएंगे, गरनाए समझ जिंदगी, गरनाए समझ जिंदगी, जीना कैसे सिखा जाएंगे, जीना कैसे सिखा जाएंगे, कोई चाहत नहीं प्यार की, संजय भाई कह रहे हैं आपसे कि कोई चाहत नहीं प्यार की, कोई चाहत नहीं प्यार की, तुम्हें सब कुछ लुटा जाएंगे, तुम्हें सब कुछ लुटा जाएंगे, बड़े अनमोल रिश्ते हैं ये, इतने सालों का रिश्ता है, कितना अनमोल है, बड़े अनमोल रिश्ते हैं ये, बड़े अनमोल रिश्ते हैं ये, बिन कहे हम निभा जाएंगे, बिन कहे हम निभा जाएंगे। आखिरी बंद अपनी तरफ से कह रहा हूं कि बात अवधेश की मान लो, बात अवधेश की मान लो, फिर मजा ही मजा पाएंगे, फिर मजा ही मजा पाएंगे, तुम कहोगे तो आ जाएंगे, तुम कहोगे तो आ जाएंगे, गम तुम्हारा मिटा जाएंगे, गम तुम्हारा मिटा जाएंगे, गम तुम्हारा मिटा जाएंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक कुछ क्षण के लिए मैं आनंद शुक्ला जी को बुला रहा हूँ, वे मंच पर आए। और आप सभी को एक
आप सभी के माध्यम से ये समझ लीजिए कि आदरणीय श्रोत्री जी को एक छोटी सी भेंट है हम लोगों की तरफ से, और वो भेंट एक वीडियो के तौर पर है। इस मंच का सौभाग्य है कि इस मंच पर दो ऐसे कवि उपस्थित हैं जो स्वर्गीय श्री काका हाथरसी जी के साथ मंच साझा कर चुके हैं, मंचों से काव्य पाठ कर चुके हैं, और जिनके सम्मान में जो आज हमारे अध्यक्ष हैं इस कवि सम्मेलन के आदरणीय श्रोत्री जी, वो अनेक अवसरों पर ये चर्चा करते हैं कि उन्होंने काका जी से क्या क्या सीखा, क्या क्या नहीं सीखा। इसीलिए आज इस मंच से नितांत आवश्यक भी है और प्रासंगिक भी है कि इस मंच पर प्रत्यक्ष ना सही, परोक्ष रूप से ही सही, लेकिन काका जी की उपस्थिति हो। इसके लिए एक 2 से 3 मिनट का वीडियो हम आदरणीय श्रोती जी को समर्पित करते हैं। काका जी का वीडियो देखिए और आनंद लीजिए। ये 1972 के कवि सम्मेलन का है, जब काका जी संभवतः मुझसे भी ज्यादा जवान रहे होंगे। लट्टू हम पर हो गए से ढुलाती राह, लट्टू हम पर हो गए से ढुलाती राह। बहुत अच्छी है आपकी कविता काका साहब, कविता काका साहब। हास्यरस बहाने भाइयों, पर कविता को भाव समझ में कौन नहीं आया। से ढुलाती राह, बहुत अच्छी है आपकी कविता काका साहब, कविता काका साहब। हास्यरस बहाने भाइयों, पर कविता को भाव समझ में कौन नहीं आयो। सेठानी पास बैठी थी, सेठानी ने कहा भाव के पूछो वाने, अरे 6 लाइन की कविता के दे दो 6 आने। मैं पहले एक वंदना प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं बहुत पहले सरस्वती वंदना का पाठ किया करता था। सरस्वती वंदना का पाठ करते करते मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बिगड़ती गई। तब मैंने लक्ष्मी वंदना आरंभ की और मेरे ऊपर नोटों की वर्षा होने लगी। तब से मैंने नियम बना लिया है, कवि सम्मेलन में सबसे पहले लक्ष्मी वंदना प्रस्तुत करता हूं। लक्ष्मी मैया वरदे, लक्ष्मी मैया वरदे। काका कवि को इसी वर्ष में करोड़पति कर दे, वरदे। लक्ष्मी मैया वरदे, लक्ष्मी मैया वरदे। छंद छोड़ छल छंद बनाऊं, छंद छोड़ छल छंद बनाऊं। कविता काट अकविता गाऊं, छंद छोड़ छल छंद बनाऊं। कविता काट अकविता गाऊं। फट जाए ये माय कैसा पावरफुल स्वर दे, वरदे वरदे। लक्ष्मी मैया वरदे, लक्ष्मी मैया वरदे। 6 पंक्तियां सुनिए। सेठ भिखारी दास का बेटा लक्ष्मी चंद शादी को बेचैन था, एक नेत्र था बंद, एक नेत्र था बंद। रात दिन आहें भरता, रात दिन आहें भरता। शिव शंकर की पूजा नित्य नियम से करता। तो भोले हुए प्रसन्न, शंकर जी बड़ी जल्दी प्रसन्न होते। भोले हुए प्रसन्न कहा वर मांगो भैया। वह बोला वर नहीं, मुझे तो कन्या चाहिए। जोरदार करतल ध्वनि से एक बार काका जी की स्मृतियों का सम्मान करें। अब आपके बीच में जिन्हें बड़े आदर से हम लोगों ने रतलाम से आमंत्रित किया है, उनको आवाज देने से पहले 4 पंक्तियां समर्पित करूंगा। चूंकि लिखा हूं इसलिए पढ़ना पड़ेगा। कवि बनना आसान नहीं होता। काफी दर्द जितने दुनिया के कवि हुए हैं, जिन्हें आप पढ़ते हैं,
उनके जीवन में सबसे बड़ा अगर किसी किरदार का महत्व रहा है तो वो है दर्द। जैसे उपजाऊ ज़मीन के लिए हम यूरिया खाद वगैरह छींटते रहते हैं, वैसे ही न जाने कितने दर्द से हो करके एक कवि गुजरता है। वो हंसता है, हंसाता है, लेकिन अंदर कितना समेटे रहता है वो तूफान वही समझ सकता है जो उस तूफान के दौर से गुजरा हो। बहुत शब्दों में आगे नहीं बढ़ूंगा। धमचक जी के लिए जो 4 शब्द लिख पाया, मुझे मालूम नहीं था कि मुझे उनको उठाने का मौका मिलेगा। ये मेरा सौभाग्य है। धमचक जी रमतलान तो भी याद रखिएगा। 4 शब्द देता हूँ। तन्हा वह क्या होगा जो आप में महफिल है, तन्हा वह क्या होगा जो आप में महफिल है, जिस दर्द ने पाला हो उसे और क्या मुश्किल है। जब तपता है सोना वह और निखरता है, जब तपता है सोना वह और निखरता है, जो जख्म सहा हंस कर, जो जख्म सहा हंस कर वही सबके दिल में है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जोरदार तालियों के बीच में, जोरदार का मतलब जोरदार, बहुत से हाथ अभी उठे नहीं है। धमचक मुल्तानी जी को सादर आमंत्रित करता हूँ और उनके हवाले आपको बहुत बहुत अभी काका जी का जिक्र किया। आज से 47-48 साल पहले मेरी भी काका जी से मुलाकात हुई थी और फिर मैं काका जी के कवि सम्मेलन का एक अनिवार्य अंग हुआ। मैंने कई कवि सम्मेलन काका जी के साथ पढ़े। काका जी, अब मुझे यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि संजय छोत्री जी भी काका जी के साथ कई कवि सम्मेलन पढ़ते थे। और देखिए संयोग, देखिए आज हमने बहुत काका जी के बारे में बातचीत। काका जी बहुत ही हास्य रस के बड़े भीष्म पितामह कवि कहे जाते हैं, जिन्होंने कवि सम्मेलन को लोकप्रिय बनाया। आज हिंदुस्तान में इतने कवि सम्मेलन हो रहे हैं, उसका अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो काका हाथरसी को जाता है कि उन्होंने लोगों के अंदर एक चेतना जागृत की। हास्य रस को पहले हास्य व्यंग को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। हमारे यादव जी बहुत पुराने श्रोता रहे हैं, ये जानते हैं कि पहले कवि सम्मेलन में 8-9 गीतकार होते थे, एक आध हास्य व्यंग का कवि होता था। और अब ये स्थिति हो गई कि 7-8 कवि हास्य व्यंग के होते हैं, 1-2 गीतकार होते हैं। ये परिवर्तन आया। हास्य, हंसना चाहते हैं लोग। हंसने के लिए देखो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम कहते हैं कि चलते चलते हास्य बन जाता है। मुझे याद आ रहा कि एक पहलवान की नौकरी लग गई पोल्ट्री फार्म में। उसने सब मुर्गियों से कहा कि कल से सब मुर्गियां 2-2 अंडे देगी। जो मुर्गी 2 अंडे नहीं देगी वो हलाल कर दी जाएगी। दूसरे दिन सब मुर्गियों ने 2-2 अंडे दिए, केवल एक ने 1 दिया। पहलवान गर्जा, क्यों री मुर्गी, तुझसे कहा था 2 अंडे देना, तूने 1 ही दिया। मुर्गी बोली, डर के मारे 1 भी दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। ये हास्य के लिए कहीं तुरंत निकल आता है, क्योंकि हम तो अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ आप कविता को सुन रहे हैं, कविता सुन नहीं रहे, कविता पी रहे हैं। यादव जी बड़े उन्मुक्तता से सुन रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि महानगरों में धन कविता सुनता है, मगर ये वो तारापुर है जहाँ लोगों का मन कविता सुनता है। आप में कविता के संस्कार हैं, वो संस्कार तो महानगरों से फैल रहे हैं। मैं बम्बई के एक मित्र के यहाँ गया, उसके 5 साल के बच्चे ने मेरे पैर छुए
मैंने कहा तुम्हारा बच्चा बड़ा संस्कारवान है। बोले देखने रहे हो कितना सुंदर है, बाल देखो शाहरुख खान जैसे, गाल गोविंदा जैसी, आंखें ऋतिक रोशन जैसी, बॉडी सलमान खान जैसी। मैंने कहा एक बात बता, इसमें सारा मटेरियल दूसरे का एक ही घर का भी कुछ लगा है। ये बच्चों में संस्कार आ रहे हैं, हम बच्चों में संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, और उसका ये कारण होता है कि लड़कियां सूटकेस में मिलती है और लड़के ड्रम में मिलने लगे। ये हमारे यहाँ संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं। संस्कार लोग आजकल फिल्मों से ले रहे हैं, टीवी फिल्मों से ले रहे हैं, मोबाइल से ले रहे हैं। मुझे याद आ रहा है कि एक बार टीवी पर फिल्म चल रही थी शोले। जैसे ही फिल्म खत्म हुई तो पति ने गब्बर सिंह के अंदाज में अपनी पत्नी से कहा कि अरे ओ छमिया, हमको भी एक ठुमका दिखाई दो। तो उसका 5 साल का बच्चा बोल उठा, बसंती इस कुत्ते के सामने मत नाचना। ये संस्कार आ रहे हैं। कैसे ये फिल्मों के माध्यम से पहले कितनी अच्छी अच्छी फिल्में बना करती थी, उसके संस्कार आते हैं। अब ऐसे ऐसे गाने भी आ गए, ऐसी ऐसी फिल्में आ गई, ऐसे ऐसे हीरोइन आ गई। अब वो मुझे याद आ रहा है, एक बार मल्लिका शेरावत 1 मीटर कपड़ा लेके दर्जी के पास गई, बोले इसकी 3 ड्रेस सिल दे। दर्जी आश्चर्य में पड़ गया। मल्लिका ने पूछा क्या सोच रहे हो? दर्जी बोला सोच रहा हूं कि 3 ड्रेस सिलने के बाद जो कपड़ा बचेगा उसका क्या करना है। ये स्थिति आ गई हमारे देश में। ये सारे संस्कार, पश्चिमी जो संस्कार आ रहे फिल्मों के माध्यम से पूरे देश में फैल रहे हैं। मुझे याद आ रहा है एक बार मल्लिका शेरावत बाबा रामदेव से 5 मिनट के लिए मिली। बाबा की एक आंख ऐसी बंद हुई कि आज तक नहीं खुली। अच्छा, बम्बई चौपाटी के ऊपर एक ऐसे बाबा जी आए, उनकी विशेषता है कि उनके सामने जो भी बुरुद नियत से जाए 2 मिनट के लिए गायब हो जाए। शाहरुख गया 2 मिनट के लिए गायब, सलमान गया 2 मिनट के लिए गायब, ऋतिक रोशन गया 2 मिनट के लिए गायब, उसके पीछे मल्लिका शेरावत चली गई। इस बार बाबा जी गायब। तो ऐसे बम्बई का मामला बड़ा विचित्र, क्योंकि आप तो यहाँ तारापुर में रहते हैं, बम्बई में कितनी व्यस्तता है। वहाँ मुझे कुत्ता ऐसे ऐसे पूंछ हिला रहा है। मैंने कहा ये कुत्ता ऐसे ऐसे पूंछ क्यों हिला रहा है? बोले बम्बई में इतनी जगह कहाँ कि ऐसे ऐसे हिला है। ये इतनी व्यस्तता के बीच में, क्योंकि ऐसे हमारे बीच में अभी गीतकार जिन्होंने बहुत अच्छे गीत सुनाए, नमन जी ने बहुत अच्छा सुनाया, हमारे दुबे जी ने हास्य पे बहुत सुनाया और अच्छा सुनाया, सब अच्छे सुना रहे हैं। और बहुत इसलिए कि क्योंकि हमारे यहाँ संस्कार बिगड़ते जा रहे हैं, फिल्मों के माध्यम से द्विअर्थी गाने आने लगे, उन गानों का हमें विरोध करना चाहिए। हम हास्य व्यंग्य के कवि हैं, इसलिए ये जवाबदारी हम लेने का प्रयास करते हैं कि जैसे फिल्मों के ऊपर जो गाने बने, पहले कितने अच्छे गाने बनते थे, अब तो ऐसे गाने चल गए, बम्बई से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, फिर भी नहीं मिला सजना। अरे तो तारापुर तो आई ही नहीं, यहाँ आती तो तेरा काम हो जाता। अच्छा, इन फिल्मों के ऊपर पहले हास्यव्यंग्य का कवि यादव जी गीत लिखता था, बुरा माना जाता था, पर हमारे शैल चतुर्वेदी जी, क्योंकि वो फिल्मों में काम करते थे, सीरियल में काम करते थे, सबसे पहले उन्होंने फिल्मी गानों पर कविताएं लिखी। वो चलते चलते फिल्मी गानों पर कविता लिखते थे। एक बार मैं उनके साथ ट्रेन में यात्रा कर रहा था, इतने में यात्री बोला कि रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है, आंख जिससे लड़ी हो पास मेरे खड़ी है। पीछे से शैल चतुर्वेदी जी बोले, देखता नहीं तेरे से वो 10 साल बड़ी है, वो तेरे लिए नहीं, वो तो मेरे लिए खड़ी है। तो पिछले दिनों एक गाना चला, फिल्म चल रही, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। तो मैंने सोचा कि आखिर ये कुछ कुछ कैसे होता है। बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू लिया, कुछ समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कुछ चुनिंदा इंटरव्यू में आपको सुना रहा हूं कि सबसे पहले मैंने एक बुढ़े व्यक्ति से पूछा, बाबा क्या तुम्हें कुछ कुछ होता है? वो बोला इस बुढ़ापे में क्या खाक होता है? कुछ कुछ के अलावा सब कुछ होता है। फिर मैंने बुढ़ी अम्मा से पूछा, माता जी क्या तुम्हें कुछ कुछ होता है? अब माता जी का जवाब सुनना और आनंद लेना। मैंने बुढ़ी अम्मा से पूछा, माता जी क्या तुम्हें कुछ कुछ होता है? वो पोपले मुंह से बोली, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, इस बुढ़ापे में किसी का साथ नहीं, ये बूढ़ा मन न हंसता है न रोता है, और इस बूढ़े शरीर में सब जगह से कुछ 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 होता है। इस बूढ़े शरीर में सब जगह से कुछ 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 होता है। फिर मैंने एक नौजवान कन्या से पूछा कि देवी क्या श्री देवी क्या तुम्हें कुछ कुछ होता है? वो अपनी एक चप्पल निकाल के बोली, हाँ होता है, बताऊं? मैंने कहा बताना है तो फिर चप्पल पहन कर ही बताइए। मैंने कहा बताना है चप्पल पहन कर ही बताइए, और कुछ कुछ कैसे होता है मुझे समझ में आ जाए, इस तरह समझाइए। इतना सुनते वो मुस्कुराई, फिर मेरे पास आई और पास आकर बोली, भाई साहब जब बेटी जैसी बहू को जिंदा जलाया जाता है तब कुछ कुछ होता है।
वह बोली, भाई साहब, जब बेटी जैसी बहू को जिंदा जलाया जाता है तब कुछ कुछ होता है। पटेल व नेहरू वाली संसद में दागियों को बिठाया जाता है तब कुछ कुछ होता है। जब देश की सुरक्षा सौदे में कमीशन खाया जाता है तब कुछ कुछ होता है। जब नेताओं द्वारा पशुओं का चारा चबाया जाता है तब कुछ कुछ होता है। जब शहीद आजम भगत सिंह आजाद को आतंकवादी बताया जाता है तब कुछ कुछ होता है। जब राजघाट पर झूठी कस्मों को खाया जाता है तब कुछ कुछ होता है। और जब चोली के पीछे क्या है जैसे अश्लील गाने को सरेआम गाया जाता है और भारत मां की वंदना पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तब मेरा मन भीतर से रोता है। फिर मुझे कुछ कुछ होता है, फिर भी मुझे। आपकी तालियां कमजोर हैं, एक बार थोड़ा सदन जोरदार तालियां हो जाए। देखिए, ये कवि सम्मेलन नहीं है, कविता का सम्मेलन है और अच्छी कविता पे ताली बजना चाहिए। और अच्छी कविता पर अगर ताली नहीं बजाई तो यहाँ पत्रकार बंधु मौजूद हैं। कल यह खबर प्रकाशित होगी अखबार में कि रात भर नर्तकी नाची अंधों के दरबार में। मगर ये अंधों का नहीं, साहित्य के बंदों का दरबार है। वो जगह है जहाँ साहित्य को जिया जाता है, कविता को पिया जाता है और जहाँ साहित्यकार का सम्मान किया जाता है वहाँ कहा जाता है कि साहित्य की रचनाओं से जन जीवन निर्मल शुद्ध हो, सत्य विजय हो, देश का हर लाल गौतम बुद्ध हो। अगर राष्ट्र का सच्चा नव निर्माण जरूरी है तो सर्वप्रथम साहित्य का सम्मान जरूरी है। आपकी तालियों से हमारी कोई कविता निखर जाती है ऐसा नहीं है, पर हमें लगता है कि हम सुना रहे हैं और आप सुन रहे हैं। नहीं तो पिछले कवि सम्मेलन में यादव जी मैंने अच्छी अच्छी कविता सुनाई, किसी श्रोता ने ताली नहीं बजाई। बड़ी देर बाद एक कोने से सिंगल ताली की आवाज आई। मैंने सोचा समझदार श्रोता इधर ही बैठा है। जब गौर से देखा तो व्यक्ति तंबाकू मसल के चूना उड़ा रहा है। और यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा देखो, ताली बजाने से हमारे रामदेव बाबा कहते हैं कि जो व्यक्ति 15 मिनट ताली बजाता है सुबह शाम तो उसको हार्ट अटैक नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है। अगर नहीं ताली बजाने के कई नुकसान भी होते हैं। एक व्यक्ति निर्मल बाबा के दरबार में चला गया, बोले बाबा मेरी दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, धंधा नहीं चल रहा, क्या करूं? बोले तुम कवि सम्मेलन में जाते हो? बोले जाता हूँ। कविता सुनते हो? बोले सुनता हूँ। ताली बजाते हो? बोले नहीं बजाता। बोले बस कृपा वहीं रुक रही है, आपकी कृपा नहीं रुके इसलिए तालियां बजाइएगा। अच्छा, फूल अच्छे लगे इसलिए डालियां जरूरी है, कान अच्छे लगे इसलिए बालियां जरूरी है और कविता अच्छी लगे इसलिए आपकी तालियां जरूरी है। मैं एक कविता, क्योंकि हमारे संजय चौधरी जी मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये काका हाथरसी जी के साथ रहे, मैं भी काका हाथरसी जी के साथ बहुत रहा, निर्भय हाथरसी जी के भी साथ रहा। हाथरस के दो बड़े कवि रहे, काका हाथरसी, निर्भय हाथरसी। और काका हाथरसी जी क्योंकि हास्य व्यंग के कवि थे, वो हास्य व्यंग के कवियों को ज़्यादा पसंद करते थे। मैं बहुत कम उम्र में, मैं आज ये मान लीजिए कि आज मैं 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो मैं 20-21 साल की उम्र का था। तब मुझे काका हाथरसी एक कवि सम्मेलन में मिले। उज्जैन के अंदर एक कवि सम्मेलन था जहाँ सुमन जी का सम्मान था और काका जी उस कवि सम्मेलन में थे। मेरी पहली भेंट हुई और उनको एक कविता मेरी बहुत पसंद आई। वो कविता क्योंकि काका को पसंद आई थी इसलिए मैं यहाँ सुना रहा हूँ। यदि आप इजाजत दें तो मैं सुनाऊँ उसको। एक व्यंग की कविता है। देखिए व्यंग कैसे लिखा जाता है। भ्रष्टाचार के ऊपर एक व्यंग के माध्यम से, मैंने मूंगफली के माध्यम से कविता, छोटी सी कविता है, सुनिएगा आप। कि स्कूल में, ध्यान दीजिएगा ज्योति जी, स्कूल में बच्चों को एक दाने की मूंगफलियां बांटी जा रही थी। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने शिक्षक से कहा कि ये मूंगफलियां जो बच्चों में बंटवाई है, बताएंगे आप कहां से मंगवाई है? क्या इतनी पैदावार घट गई इस जमाने की कि पैदा होने लग गई मूंगफलियां केवल एक दाने की? तब शिक्षक ने मेरे प्रश्न का किया समाधान और कहा, श्रीमान कैसे बताऊं आपको इस देश में बढ़ते हुए पाप को कि ये मूंगफली जब ऊपर से चली तो पूरे 4 दाने की थी। ये मूंगफली जब ऊपर से चली तो पूरे 4 दाने की थी। इसका एक दाना हमारे बड़े साहब खा गए, दूसरा दाना छोटे साहब पचा गए। जब 2 दाने 2 अफसर की दाढ़ में अटक गए तो मौका पाकर तीसरा दाना हेड मास्टर साहब अटक गए। तो इस तरह की व्यवस्था चल रही देश में सरकारी खजाने की। ऊपर से मूंगफलियां तो आती है पूरे 4 दाने की, मगर भ्रष्टाचार की आंधी में बह जाती है।
जनता तक आते आते एक दाने की रह जाती है, जनता तक आते आते एक दाने की रह जाती है। ये एक मेरी कविताएं तो क्योंकि कई तरह की होती है और मंच पे जो हमें सुनाना पड़ता है वो जो आप सुनना चाहते हैं वो हमें सुनाना पड़ता है। अच्छा कई तरह की, अच्छा आजकल क्या कवि सम्मेलन में लोग क्या है कि कुछ लोग तो यादव जी जैसे पुराने लोग तो कविता सुनने आते हैं और जो नए लोग होते हैं बच्चे वो मजे के लिए आते हैं। उन्होंने बोला कुछ कवि सम्मेलन हो रहा है चलो मजे आएंगे, वो मजा ढूंढ रहे हैं कविता के अंदर। मगर कविता हमारी सार गर्भित होती है, हम हंसते हंसाते जरूर हैं पर उसके पीछे हमारा उद्देश्य होता है कि कुछ संदेश दे के जाएँ। एक कविता से और जोड़ना चाहता हूँ क्योंकि हमको संजय छोत्री जी तक पहुँचना है और आज उनको बहुत अधिक मात्रा में सुनना है, बहुत सुनना है। इसलिए क्योंकि उनकी मैं जैसे कोई आप सीरियल या फिल्म देखते हैं उसके पहले विज्ञापन देखना पड़ते हैं, हम विज्ञापन के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, संजय जी फिल्म के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं। अभी वो सुनाएंगे वीरस की श्रेष्ठ कविताएं जिनके लिए मैं भी सुनने को उत्सुक हूँ। एक कविता और व्यंग्य की सुनाना चाहता हूँ। जैसे हाँ देखिए मजे की क्या कविता का क्या होता है कि मजा किसको कहते हैं, एक तरफ के प्यार को सजा कहते हैं और दोनों तरफ के प्यार को अपन मजा कहते हैं। और मोहब्बत का मजा तो तब है कि जब हम सर के न तुम सरको तो यूं सरको कि कलम कर दो मेरे सर। अच्छा मजा क्या है किसका, जैसे चाय का मजा चुस्की के साथ, मजे की बात कर रहा हूँ, कविता से इसका कोई लेना देना, केवल मजा। चाय का मजा चुस्की के साथ, करी का मजा गुरकी के साथ, खीर का मजा पूरी के साथ, प्रेम का मजा दूरी के साथ, बना का मजा बनी के साथ, दोस्ती का मजा धनी के साथ, गले का मजा गीत के साथ, जंग का मजा जीत के साथ, दाल का मजा भात के साथ, दूल्हे का मजा बारात के साथ, थाली का मजा प्याली के साथ, ससुराल का मजा साली के साथ। अच्छा मेरे को तो पता था कि आपको यही मजा है। महाकाल का मजा मंडे के साथ, छुट्टी का मजा संडे के साथ, प्रयाग का मजा फंडे के साथ, पुलिस का मजा डंडे के साथ, होंठ का मजा लाली के साथ, कान का मजा बाली के साथ, फूल का मजा माली के साथ, श्रोताओं का मजा ताली के साथ। ये कोई कविता नहीं थी, अब कविता सुनाना चाहता हूं मैं। देखिए हम क्या कवि समय जाते हैं कई तरह के लोग, एक सच्ची घटना पे हमारे छोत्री जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सच्ची घटना। मैं काका आदर्शी और हमारे और 4-5 कवि थे, हम एक धार है जगह, वहाँ एक कवि सम्मेलन पढ़ के हम लौट रहे थे। तो बदनावर एक जगह आती है, मैं चूँकि मुल्तान एक जगह है वहाँ का रहने वाला हूँ, रतलाम के पास ही है। तो वहाँ काका जी बोले कि चाय पी लेते हैं। तो सुबह 6 बजे का वक्त है, सच्ची घटना बता रहा हूँ। और एक भिखारी हमें मेरे पास आया, हम 2-3 खड़े थे, बोले साहब चाय पीऊँगा। और सच्ची मैंने जो उससे कहा वो 4-6 पंक्तियाँ हुई, साहब ठहाके लगाए। 4 पंक्तियाँ उस समय जो बनी, ये जो मेरी बातचीत हुई उस घटना के ऊपर मैंने एक कविता लिखी भिखारी के माध्यम से। हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर भिखारी के ऊपर कविता हास्य व्यंग्य की लिखी तो वो मैंने लिखी। इसके पहले नीरज रंगल जी ने जरूर लिखी थी पर उन्होंने वो करुण रस की कविता थी। मगर हास्य व्यंग्य के माध्यम से, भिखारी के माध्यम से मैंने देश का चित्रण कैसे व्यक्त किया कि एक दिन सवेरे सवेरे पास आकर मेरे एक भिखारी बोला बाबूजी चाय पीऊंगा। मैंने कहा पी, फिर बोला पैसे नहीं है। मैंने कहा तो फिर मत पी। अच्छा एक भिखारी आया, बोला बाबूजी पैसे दीजिए चाय पीऊंगा। मैंने कहा तो भिखारी तो नहीं लगता है। वो बोला आप कौन से बाबूजी लगते हैं। थोड़ी देर बाद एक दूसरा भिखारी आया, बोला बाबूजी पैसे दीजिए चाय पीऊंगा। मैंने कहा खुले नहीं है। वो बोला मेरा मोबाइल नंबर नोट करो, खुले हो जाए तो मिस कॉल दे देना। अच्छा एक लड़की जा रही थी, उसके मोबाइल में मिस कॉल आ गया, पीछे मुड़ के देखा, देख बाबा चले आ रहे हैं। हाँ पहले कभी कविता पढ़ते तो हिरन आते थे, अब वो तो बचे नहीं, यही आ गए। हाँ पिछले जन्म में जरूर रहा होगा। इसका भी मन था सुना दूं मैं छोत्री जी के सम्मान में, पर हमने उसको इजाजत नहीं दी हमारे अवधेश। एक दिन सवेरे सवेरे पास आकर मेरे एक भिखारी बोला बाबूजी चाय पीऊंगा। मैंने कहा पी, फिर बोला पैसे नहीं है। मैंने कहा तो फिर मत पी। चाय जरूरी है या स्वर्गीय मोरारजी देसाई जैसी कोई मजबूरी है कि मर्जी न मर्जी पीना ही पड़े। इतना कहकर हम स्टेशन की तरफ बढ़े। वह पैर पकड़कर बोला बाबूजी आजकल के जमाने में कचहरी हो या थाने में जहां देखिए वहां चाय की चर्चा है, भोजन से ज्यादा इसका खर्चा है, फिर भी लोग पी रहे हैं और हिंदुस्तान में बहुत से लोग इसी के सहारे जी रहे हैं।
हिंदुस्तान में बहुत से लोग इसी के सहारे जी रहे हैं। आप चाय के पैसे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा, रुपयों पैसों से घर भरेगा। मैंने कहा धन्यवाद, भगवान पर भरोसा है तो उनसे ही संपर्क साध। मुझे बीच में क्यों लेता है? वह बोला खुदा देने वाले को देता है, वरना इंसान तो खाली हाथ पैदा होता है। इस बात पर प्रसन्न होकर मैंने उसे 2 रुपए दिए और उस कमबख्त ने नहीं लिए और कहने लगा माई बाप भिखारी में हूं कि आप। अच्छा, एक भिखारी आया, बोला बाबू जी 10 रुपए दीजिए, चाय पीऊंगा। 1 रुपया, भिखारी ऐसे ही मांगता है, 1 रुपया दीजिए साहब, चाय पीऊंगा। मैंने कहा क्यों, चाय तो 10 रुपए में आती है, तो 1 रुपये ही मांग रहा है। अब भिखारी ने जो जवाब दिया उसका ताली बजा के समर्थन करना। मैं कहूँ कि चाय तो 10 रुपए में आती है, तो 1 रुपये मांग रहा है। भिखारी बोला बाबू जी पैसा आदमी की औकात देख के मांगना पड़ता है। थोड़ी देर बाद एक दूसरा भिखारी आया, बोला बाबूजी 20 रुपए दीजिए, चाय पीऊंगा। वो मेरे स्टैंडर्ड को समझता था। मैंने क्यों कह रहे, चाय तो 10 रुपए में आती है, तू 20 रुपए किस बात का मांग रहा है? बोले मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड भी तो पिएगी। मैंने कहा भिखारी हो गए, गर्लफ्रेंड रखता है? बोले उसी के कारण तो मैं भिखारी हूं। तो मैंने उसको 500 रुपए दिए। भिखारी बोला 500 रुपए मत दीजिए। मैंने कहा रख ले। बोला मत दीजिए। मैंने कहा क्यों? वो बोला मैं भी पहले ऐसे ही देता था। तो वो बोला माई बाप भिखारी में हूं कि आप? मैंने कहा जनाब तुझे जी खोलकर रुपया देने लग जाऊं तो किसी दिन मैं खुद तेरे जैसा हो जाऊं, फिर भीख मांगूं, इस देश की इज्जत को खूंटी पर टांगूं। कुछ शर्म कर, हट्टा कट्टा होकर भीख मांग रहा, वो भी आम सड़क पर। वो बोला बाबूजी अब क्या बोलूं, सड़क पर नहीं मांगूं, क्या कोई ऑफिस खोलूं? मैंने कहा इज्जत से डर, कोई काम धंधा कर, बिना धंधे के जीवन अधूरा है। वो बोला ये धंधा क्या बुरा है? वो बोला ये धंधा क्या बुरा है? बहुत सोच समझ के पकड़ा है, इसमें ना कोई झंझट है, ना कोई झगड़ा है, न कानून न कायदा, बस फायदा ही फायदा। मैंने कहा तुझे ज्ञात है भीख मांगना कानून अपराध है? इतने में कानून का रक्षक यानी कि एक सिपाही आ गया। अब कविता में पुलिस जरूर आती है, जब पुलिस के बारे में बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। हमारे कवि मित्र ने जब आजादी के 2014 से पहले बहुत सारे घोटाले होते थे, 2G घोटाले, कोयला घोटाला, चारा घोटाला, तो एक कवि ने कह दिया कि सरकार चोर है। बाद में पुलिस वाला खड़ा रहा, उन्होंने कहा चल सरकार को चोर बता रहा है। कवि ने कहा हुजूर मैंने कब कहा हिंदुस्तान की सरकार चोर है, मैं तो पाकिस्तान की सरकार के बारे में कह रहा था। तो सिपाही बोला अच्छा हमें बेवकूफ बना रहा, जैसे हमें पता नहीं कि कहाँ की सरकार चोर है। अच्छा, हमारे यहाँ जब चोरी होती थी तो पुलिस के कुत्ते छोड़े जाते थे, आजकल तो नहीं छोड़े जाते। मैंने एसपी साहब से कहा आजकल कुत्ते क्यों नहीं छोड़े जाते? बोले क्या करो यार, कुत्तों को छोड़ो तो सूंघते सूंघते थाने में चले आते हैं। मैंने कहा आपके विभाग में कोई पुलिस कर्मचारी गलती करता है तो उसे आप क्या सजा देते हैं? बोले हम उनकी ड्यूटी कवि सम्मेलन में लगा देते हैं। और पुलिस की ड्यूटी के बारे में तो कहा गया है कि कहीं दंगा या फसाद हो तो पुलिस चाहिए, किसी प्रकार की कोई वारदात हो तो पुलिस चाहिए, किसी का मुंडन संस्कार और चढ़ती बारात हो तो पुलिस चाहिए। अब ऐसा ना हो कि किसी की सुहाग रात हो और पुलिस चाहिए। इतने में कानून का रक्षक यानी कि एक सिपाही आ गया। भिखारी उसे देख घबरा गया। सिपाही ने एक नजर डाली, भिखारी ने कटोरे में से 10 की नोट निकाली और सिपाही को थमा दी। सिपाही लेकर चल दिया। पंक्ति देखे आप, सिपाही लेकर चल दिया। भिखारी बोला बाबूजी आपको देश का कानून दिख गया, केवल 10 रुपए में बिक गया। भिखारी बोला बाबूजी आपको देश का कानून दिख गया, केवल 10 रुपए में बिक गया। लोग कानून की छाती पर खड़े होकर ऐसो आराम से दिन काट रहे हैं, आप किस लिए उपदेश बांट रहे हैं? हम आपको बताते हैं, अरे इस देश में उपदेश तो केवल चुनाव जीतने के काम आते हैं। मैंने कहा बेशरम, एक तो भीख मांग कर खाता है, ऊपर से मुझे राजनीति समझाता है। अच्छा, राजनीति क्या हर एक के समझ में नहीं आती है? अच्छा, कितने लोग तो 50-50 साल के हुए, उनको अभी तक राजनीति समझ में नहीं आई। एक बार बच्चे ने अपने पिता से पूछा पापा राजनीति किसे कहते हैं? पिता ने कहा देख बेटा, जो तेरी माँ है ना, घर चलाती समझ ले सरकार, मैं कमाता हूँ मैं अर्थव्यवस्था। लड़का बोला मैं, बोले तू जनता, बोले छोटा भाई ये लोकतंत्र, और घर में नौकरानी, बोले ये कर्मचारी। अब रात सब सो गए। रात को 2 बजे बच्चे को भूख लगी, किचन में जाके देखा तो खाना नहीं। माँ के कमरे गया तो माँ सो रही है, छोटा भाई गंदगी में फड़ा फड़ा रो रहा है। पिताजी के कमरे में गया तो पिताजी कमरे से गायब।
नौकरानी के कमरे में गया तो वहाँ कुछ घुसुर की आवाज आ रही, लड़का कुछ नहीं बोला, चुपचाप आके सो गया और सुबह उठते से ही बोला पापा मैं राजनीति सीख गया। बोले रात भर में? अब लड़के ने जो जवाब दिया, जवाब अच्छा लगे तो ताली बजा के समर्थन करना। लड़का बोला पापा इस देश की राजनीति ऐसी हो गई है कि जनता भूख प्यास से दुखी है, लोकतंत्र गंदगी में पड़ा हुआ है, सरकार घोड़े बेच के सो रही है और अर्थव्यवस्था कर्मचारियों का शोषण कर रही है इस देश की राजनीति। अच्छा, हमारे राजनीति में बड़ी विचित्र स्थिति है यादव साहब, बहुत ऐसी स्थिति है कि आप तो अपने जमाने में देखते होंगे, पहले हमारे देश में अंगूठा छाप भी शिक्षा मंत्री हो जाते थे। पहले राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें कोई योग्यता की जरूरत नहीं है, कोई कुछ भी हो सकता है। ये मुझे याद आया कि नए नए कृषि मंत्री बना और वो कृषि मंत्री बनते उसने हेलीकॉप्टर से किसानों का हालचाल जानने के लिए दौरा किया, तो उनका हेलीकॉप्टर एक किसान के खेत में उतरा था, आसपास के सारे किसान इकट्ठे हो गए। तो किसान ने मंत्री जी के हाथ पर रखकर उसके सर पर हाथ रखा और पूछा कि तुम्हारे गन्ने की फसल कैसी है? किसान मंत्री जी के पैर में गिर गया, बोले आप तो भारत के कृषि मंत्री। अरे बोले मैं कल बना, तूने आज मुझे कैसे पहचाना? बोले आपने गेहूं की फसल को गन्ने की फसल बताया, मैं समझ गया आप ही कृषि मंत्री हो सकते। एक तो भीख मांगकर खाता है, ऊपर से मेरे राजनीति समझाता है। अरे चुल्लू पर पानी में डूब के मर क्यों नहीं जाता है? वो बोला मैं क्यों मरूं, डूब मरने के लिए अभी देश के नेता जिंदा है, जिनका आजकल यही धंधा है। देश के कहे जाने वाले कर्णधार मैं परिवार विमान में बैठकर सारी श्रम लपेट कर विदेश जाते हैं, लाखों की भीख करोड़ों का कर्ज अपनी झोली में डाल लाते हैं। अरे जिस देश का बच्चा बच्चा गले गले तक कर्ज में गड़ा है, वो पाकिस्तान आज भी विदेशों के सामने कटोरा लेकर खड़ा है। मैंने भीख मांगी तो आपको देश की इज्जत का ख्याल आ गया। भिखारी की बात सुनकर मेरे शरीर में भूचाल आ गया, एकाएक आंखों में अंधकार छाने लगा और मुझे वो भिखारी भिखारी नहीं, आज का पाकिस्तान नजर आने लगा, आज का पाकिस्तान नजर आने लगा। इसकी थोड़ी सी आवाज बढ़ा देना थोड़ी। तो ऐसी कई विसंगतियां व्यंग के माध्यम से निकल आती है। देखिए हास्य भी हमें कहीं जाना नहीं पड़ता है, हम ये कविता के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। मुझे याद आ रहा है कि सरदार को पंडित जी मिल गए रास्ते में। सरदार बोले पंडित जी तुम चोटी क्यों रखते? पंडित जी बोले चोटी नहीं, हमारा एंटीना है, इससे हमको विचार आते हैं। सरदार जी बोले फिर तो मेरा माइक्रो टावर है, हमको विचार क्यों नहीं आते हैं? पंडित जी बोले सरदार जी विचार तो आपको भी आते हैं, मगर वो दाढ़ी की अर्थिंग से जमीन में घुस जाते हैं। अरे ठाकुर साहब को पंडित जी मिल गए रास्ते में। ठाकुर साहब बोले पंडित जी आओ मेरे साथ, तुम भी एक पौवा चढ़ाओ। तो पंडित जी ने न पीने के 3 कारण बताए। पहली बात हमारे धर्म में मनाई है, दूसरी बात मैंने न पीने की कसम खाई है, और तीसरी बात इसलिए धीरे बता रहा हूं कि एक दोस्त के यहां से पी के आ रहा हूं। और पीने के मामले में मुझे याद आ रहा है कि उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक स्थल झांसी, वहां एक कवि सम्मेलन मुझे चलने लगी खांसी। जब ठाकुर साहब मंच पर आए, धीरे से मेरे कान में फुसफुसाए धमचक जी जरा मंच के पीछे आइए। जब हम पहुंचे तो शराब की बोतल निकाल के बोले थोड़ी सी लगाइए। मैंने कहा किस लिए? वे बोले इसलिए कि इसके पीने से आपके बदन में फुर्ती आएगी, दूसरा आपको जो खांसी चल रही हो चली जाएगी। मैंने कहा आपकी बात मेरी समझ में नहीं आती है, भला शराब पीने से क्या खांसी जाती है? वे झल्ला कर बोले आप पिएंगे नहीं तो बात समझ में आएगी क्या? और इसके पीने से हमारी जागीरी चली गई तो आपकी खांसी नहीं जाएगी क्या? अच्छा मेरे पड़ोस में एक ठाकुर साहब रहते हैं। मैंने कहा ठाकुर साहब आपकी उम्र? बोले 36 साल। दूसरे साल मैंने फिर पूछा ठाकुर साहब आपकी उम्र? बोले 36 साल। तीसरे साल मैंने फिर पूछा ठाकुर साहब आपकी उम्र? बोले 36 साल। मैंने कहा 3 साल से 36 साल। बोले ये ठाकुर की जबान है, एक बार दे दी तो दे। अच्छा ये आज जो परिवार के साथ बैठे, एक व्यंग की कविता और देखें आप। ये एक मित्र बोले धमचक जी विवाह के समय आदमी औरत की मांग में सिंदूर भरता है। मैंने कहा भरता है? बोले बताइए ऐसा क्यों करता है? हमारा एक मित्र बोला, बोले आदमी मैंने एक मित्र बोला कि साहब आदमी औरत की मांग में सिंदूर क्यों भरता है, इसके बारे में क्या कहना है? तो उन्होंने जो ढंग से कहा वो सुनाना चाहता हूँ कि एक मित्र बोले धमचक जी विवाह के समय आदमी औरत की मांग में सिंदूर भरता है। मैंने कहा भरता है? बोला बताइए ऐसा क्यों करता है? मैंने कहा इसमें कोई क्या करे, अरे सिंदूर नहीं तो क्या सीमेंट भरे। फिर सीमेंट का कलर हरा होता है, सिंदूर का कलर लाल होता है, जिसे भरने के बाद आदमी पहली बार हलाल होता है।
और हलाल होने की पहली शर्त है, हलाल होने की पहली शर्त है, आदमी औरत की मांग में सिंदूर भरे, फिर जीवन भर उसके मांग की पूर्ति करे, और बेचारा करता है, और जो नहीं करता है वो जीवन भर अटल बिहारी रहता है। अच्छा, शादी का नाम सुनते ही कुंवारों के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और शादीशुदा के मन में बवंडर उठने लगते हैं। एक बार मैंने कुंवारे से कहा कि यार अब तो पी लिया, वो बोला सोच तो मैं भी रहा हूं मगर किसकी लाऊं। अच्छा, एक सीधा साधा लड़का शादी के लिए लड़की देखने के लिए चला गया। अब लड़की से बोले तो क्या बोले, बोले तो क्या बोले। बड़ी देर बाद हिम्मत करके बोला, दीदी तुम कितने भाई बहन हो? लड़की बोली, अभी तक तो 3 थे, तू आ जाएगा तो 4 हो जाएंगे। अच्छा, शादी के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती है, पति पत्नी के बीच में एक ऐसी नोकझोंक होती रहती है। अक्सर पति पत्नी के बारे में क्या सोचता है और पत्नियां अपने पति के बारे में क्या सोचती है, ये मैं कविता के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ। पहले जो पत्नी पीड़ित पति होते हैं वो अपनी पत्नी के बारे में क्या सोचते हैं, और हमारी देश की जो महिलाएं हैं वो अपने पति के बारे में क्या सोचती है। एक हास्य व्यंग मिश्रित कविता है, उसका आप आनंद लें। और हमने शादी से पहले बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू लिया, कुछ इंटरव्यू सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहले मतलब अलग अलग ढंग से एक मित्र बोले, धमचक जी विवाह बड़ा विचित्र सवाल है। एक मित्र बोले, धमचक जी बड़ा विचित्र सवाल है, हम क्या पुराने लोगों का भी यही ख्याल है कि शादी बर्बादी है, दिखने में टेढ़े लेकिन वास्तव में खादी है। मैंने कहा यार, लोग शादी को बर्बादी मानते थे, यह तथ्य जानते थे, फिर आपने क्यों की? अब उन्होंने जो जवाब दिया, जवाब अच्छा लगे तो समर्थन।